दोस्तों, कर्मा स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा किस्सा जो आपके होश उड़ा देगा। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि उसने 2 बूढ़े मरियल ऊंटों के बदले, हाँ सिर्फ 2 ऊंटों के बदले 100 बेशकीमती शाही अरबी बकरे खरीद लिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने ये कर दिखाया। एक ऐसा सौदा जिसने पूरे शहर को हिला दिया, बादशाह के 5 सबसे बुद्धिमान मंत्रियों की बोलती बंद कर दी और खुद बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कैसे? क्या ये कोई काला जादू था, या दुनिया की सबसे बड़ी ठगी, या फिर एक ऐसी चालाकी जो किसी ने सोची भी न थी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है मुल्ला नसीरुद्दीन का वो करिश्मा जिसे सुनकर आप अपनी हंसी और हैरानी दोनों नहीं रोक पाएंगे। बगदाद की सीमाओं से दूर, जहां रेतीले टीले आसमान को चूमने की कोशिश करते हैं और हवाएं अपने साथ पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट लेकर बहती हैं, वहीं एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था। ये कस्बा अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था वहां का एक बाशिंदा, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला की जिंदगी हमेशा एक पहेली रही थी। कभी वे दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान लगते, तो कभी उनकी बातों में ऐसी गहराई होती कि बड़े बड़े विद्वान अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाते। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। भोर की नीली रोशनी मुल्ला के पुराने और जर्जर मकान की दीवारों पर पड़ रही थी। घर के आंगन में सन्नाटा था, सिवाय एक कोने से आती हुई खुरच खुरच की आवाज के। ये आवाज मुल्ला के 2 ऊंटों की थी, जो अपनी नाद में बचे कुचे सूखे चारे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। आंखों में नींद थी, मगर मन में तूफान। घर की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ महीनों से इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी कि अब दीवारों से चूना झड़ने की आवाज भी उन्हें किसी कर्जदार के तकादे जैसी लगती थी। उनकी बेगम, जो दुनिया की सबसे सब्र वाली औरत मानी जा सकती थीं, क्योंकि उन्होंने मुल्ला के साथ 30 साल गुजारे थे, अब सब्र का दामन छोड़ चुकी थीं। रसोई से बर्तनों के पटकने की आवाज आई। ये मुल्ला के लिए खतरे की घंटी थी। वे चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगे, लेकिन मां की तीखी आवाज ने उस नाटक का पर्दाफाश कर दिया। कब तक ऐसे मुर्दे की तरह पड़े रहोगे मुल्ला? बेगम आंगन में आ खड़ी हुई। उनके हाथ में एक खाली कनस्तर था, जिसे उन्होंने जमीन पर दे मारा। टिन की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। देख रहे हो इसे? ये आटे का कनस्तर है। इसमें अब उतनी ही सफेदी बची है जितनी तुम्हारी दाढ़ी में, लेकिन आटा एक चुटकी नहीं है। बच्चे क्या हवा खाकर जिएंगे? और तुम? मां की तीखी आवाज ने उस नाटक का पर्दाफाश कर दिया। कब तक ऐसे मुर्दे की तरह पड़े रहोगे मुल्ला? बेगम आंगन में आ खड़ी हुई। उनके हाथ में एक खाली कनस्तर था, जिसे उन्होंने जमीन पर दे मारा। टिन की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। देख रहे हो इसे? ये आटे का कनस्तर है। इसमें अब उतनी ही सफेदी बची है जितनी तुम्हारी दाढ़ी में, लेकिन आटा एक चुटकी नहीं है। बच्चे क्या हवा खाकर जिएंगे? और तुम्हें तो बस अपनी झूठी शान और अजीबो गरीब फलसफों से फुर्सत नहीं। मुल्ला ने धीरे से एक आंख खोली और बड़े दार्शनिक अंदाज में बोले, बेगम, खालीपन में ही तो ईश्वर का वास है। ये कनस्तर खाली नहीं है, ये संभावनाओं से भरा है। जब ये खाली होगा तभी तो भरने की उम्मीद होगी। अपनी ये उम्मीदें पकाकर खा लो फिर। बेगम चिल्लाई, मुझे फलसफा नहीं, राशन चाहिए। घर में फूटी कौड़ी नहीं है और आंगन में ये 2 पहाड़ जैसे जानवर बांध रखे हैं। न ये दूध देते हैं, न अब ये बोझ ढोने के लायक रहे हैं। बस दिन भर जुगाली करते रहते हैं और मेरा दिमाग खाते हैं। अगर आज शाम तक घर में राशन का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं यके चली जाऊंगी, और याद रखना, इस बार वापस नहीं आऊंगी। मुल्ला झटके से उठ बैठे। मायके जाने की धमकी एक ऐसा हथियार था जिसके आगे मुल्ला का सारा ज्ञान धरा रह जाता था। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की और आंगन में बंधे अपने दोनों ऊंटों की तरफ देखा। ये कोई आम ऊंट नहीं थे। मुल्ला का उनसे एक अजीब सा रिश्ता था। एक का नाम था तूफान और दूसरे का बिजली। विडंबना ये थी कि तूफान इतना सुस्त था कि उसे खड़ा होने में भी 10 मिनट लगते थे, और बिजली की रफ्तार कछुए को भी शर्मिंदा कर दे। लेकिन मुल्ला के लिए वे परिवार के सदस्य जैसे थे। कई सर्द रातें मुल्ला ने इन्हीं के साथ बातें करते हुए गुजारी थी। जब दुनिया मुल्ला को पागल समझती थी, तब यही 2 जानवर थे जो उनकी बातों पर सिर हिलाते थे, भले ही वो मक्खियां उड़ाने के लिए हो। मुल्ला ऊंटों के पास गए। तूफान ने अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों से मुल्ला को देखा और एक जोरदार ढकार ली। मुल्ला ने उसकी गर्दन सहलाई और बुदबुदाए, देख रहे हो दोस्त, वक्त का पहिया कैसे घूमता है। कल तक तुम रेगिस्तान के जहाज थे और आज बेगम तुम्हें बोझ समझ रही हैं। वो कहती हैं कि तुम दोनों को बेच दिया जाए। बेचने का ख्याल आते ही मुल्ला का दिल बैठ गया। ये ऊंट उनकी विरासत थे, उनके सुख दुख के साथी, लेकिन पेट की आग भावनाओं को जलाकर राख कर देती है।
मुल्ला ने अपनी जेब टटोली। उंगलियों को सिर्फ धागे और कपड़े के रेशे मिले। सिक्कों की खनक तो जैसे एक सपना हो गई थी। तभी मुल्ला के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक विचार जो इतना बेतुका था कि शायद वही उनकी किस्मत बदल सकता था। उन्होंने सोचा, अगर मुझे इन्हें बेचना ही है तो मैं इन्हें ऐसे वैसे नहीं बेचूंगा। मैं सौदा ऐसा करूंगा कि दुनिया याद रखे। मैं शहर जाऊंगा, बादशाह के शहर। वहां वजीरों और अमीरों की मंडी लगती है। मुल्ला ने बेगम की तरफ मुड़कर देखा, जो अभी भी गुस्से में चूल्हे की राख कुरेद रही थी। बेगम, मुल्ला की आवाज में एक नई खनक थी। तैयारी करो, मैं शहर जा रहा हूं और मैं इन दोनों को बेच कर आऊंगा, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैं ऐसा सौदा करके लौटूंगा कि हमारे घर की काया पलट हो जाएगी। बेगम ने अविश्वास से देखा, तुम और अच्छा सौदा? पिछली बार जब तुम बाजार गए थे तो अपने जूते बेचकर एक टूटी हुई ढाल खरीद लाए थे, क्योंकि तुम्हें लगा था कि उस पर सिकंदर महान के हस्ताक्षर हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, मुल्ला ने कसम खाई। मैं वादा करता हूं, मैं इन 2 बूढ़े ऊंटों के बदले कुछ ऐसा लाऊंगा जो हमारे आंगन को भर देगा। मुल्ला ने जल्दी जल्दी अपनी पुरानी शेरवानी पहनी, जिसमें जगह जगह रफू किया गया था। सिर पर अपनी मशहूर ढीली ढाली पगड़ी बांधी, जो उनके चलने पर हिलती रहती थी। उन्होंने दोनों ऊंटों की रस्सियां खोली। तूफान और बिजली को शायद आभास हो गया था कि आज कुछ अलग होने वाला है। उन्होंने आज बिना किसी नखरे के मुल्ला का साथ दिया। गांव के रास्ते पर चलते हुए मुल्ला को कई लोग मिले। अरे मुल्ला, कहाँ की सवारी है? एक पड़ोसी ने ताना मारा। शिकार पर निकले हो या इन ऊंटों की दौड़ करवाने? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं किस्मत को आजमाने जा रहा हूं भाई। सुना है शहर में अक्लमंदी के दाम अच्छे मिलते हैं। लोग हंसे। उन्हें लगा मुल्ला फिर कोई मूर्खतापूर्ण हरकत करने जा रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि मुल्ला के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। सूरज अब सिर पर आ गया था। गर्म हवा के थपेड़े मुल्ला के चेहरे पर लग रहे थे, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। वे चलते रहे और चलते चलते ऊंटों से बातें करते रहे। सुनो तूफान, मुल्ला बोले, वहां शहर में बड़े बड़े मंत्री हैं। वे अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। बादशाह के दरबार में उनकी तूती बोलती है। वे हर चीज को सोने और चांदी के तराजू में तोलते हैं। आज हम उनकी अकल का इम्तिहान लेंगे। मुल्ला को याद आया कि कुछ दिन पहले एक यात्री ने बताया था कि बादशाह को अजीबोगरीब शौक है। कभी उन्हें नायाब परिंदे चाहिए होते हैं तो कभी विदेशी नस्ल के जानवर। लेकिन मुल्ला के पास तो 2 मरियल ऊंट थे। इन्हें कौन खरीदेगा, और खरीदेगा भी तो कौड़ियों के दाम। लेकिन मुल्ला का प्लान ऊंट बेचने का नहीं, बल्कि नजरिया बेचने का था। शाम ढलते ढलते मुल्ला शहर के पनाहगार के पास पहुंचे। शहर की रौनक देख उनकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, बाजारों में बेशकीमती सामान और इत्र की खुशबू। यहां हर कोई व्यस्त था, हर कोई अमीर दिखने की होड़ में था। मुल्ला और उनके 2 धूल धूसरित ऊंट इस चमक दमक में एकदम बेमेल लग रहे थे। उन्होंने एक सराय में रात गुजारने का फैसला किया। सराय का मालिक मुल्ला को देखकर नाक भौं से कोड़ने लगा। यहां जगह नहीं है बाबा, उसने रूखेपन से कहा। मुल्ला ने अपनी जेब से एक बचा हुआ तांबे का सिक्का निकाला, जो उन्होंने बहुत संभाल कर रखा था, और मेज पर रख दिया। सिर्फ एक कोने की जगह चाहिए और इन शाही ऊंटों के लिए थोड़ा पानी। शाही ऊंट? सराय मालिक ने हंसते हुए उन मरियल जानवरों को देखा। हाँ, शाही, मुल्ला ने गंभीरता से कहा। तुम नहीं पहचानोगे, ये खास नस्ल के हैं। ये वो ऊंट हैं जो खामोशी की भाषा समझते हैं। अगर तुम इनके पास ध्यान से कान लगाकर सुनोगे तो तुम्हें रेगिस्तान के पुराने गीत सुनाई देंगे। सराय मालिक को लगा कि ये बूढ़ा शायद पागल है या कोई पहुंचा हुआ फकीर। उसने डर और लालच के मिश्रण के साथ उन्हें रुकने की जगह दे दी। रात को मुल्ला सो नहीं पाए। वे करवटें बदलते रहे। उनके दिमाग में गणित चल रहा था। 2 ऊंट, 100 बकरे, और बीच में खड़ी थी बादशाह और उनके मंत्रियों की दीवार। यह सौदा सामान्य नहीं हो सकता था। अगर वे सीधे बाजार जाकर ऊंट बेचते तो शायद 10 दिनार भी मुश्किल से मिलते। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे इन ऊंटों की कीमत आसमान छू ले। मुल्ला को पता था कि इंसान की फितरत है रहस्य के पीछे भागना। जो चीज समझ में ना आए, लोग अक्सर उसे कीमती मान लेते हैं, और जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं करता। मुझे एक कहानी गढ़नी होगी, मुल्ला ने अंधेरे में खुद से कहा। एक ऐसी कहानी जो इन ऊंटों को साधारण जानवर से जादुई मखलूक बना दे। अगली सुबह मुल्ला ने अपने ऊंटों को नहलाया। ये एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बिजली को पानी से नफरत थी। जैसे तैसे उन्होंने ऊंटों की धूल साफ की,
उनकी रस्सियों ने कुछ रंगीन धागे पिरोए जो उन्होंने अपनी पुरानी पगड़ी से निकाले थे और उनकी गर्दन में एक एक पीतल की घंटी बांध दी। अब वे थोड़े बेहतर लग रहे थे, कम से कम दूर से। मुल्ला सीधे पशु मंडी नहीं गए, वे जानते थे कि वहां दलाल उन्हें नोच खाएंगे। वे सीधे शाही किले के मुख्य द्वार के सामने वाले मैदान में जाकर बैठ गए। ये वो जगह थी जहां से बादशाह की सवारी गुजरती थी और जहां शहर के बड़े बड़े मंत्री अपनी शाम की सैर के लिए आते थे। मुल्ला ने ऊंटों को अपने दोनों ओर बिठाया और खुद बीच में समाधि लगाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से अजीब से मंत्र पढ़ने लगे जिनका कोई मतलब नहीं था। हुलू लुलू, शंबारा, अकल बड़ी या भैंस, नहीं, ऊंट। आने जाने वाले लोग रुककर देखने लगे। ये कौन है? शायद कोई जादूगर है। नहीं, कोई पागल लगता है। भीड़ जमा होने लगी। मुल्ला का नाटक काम कर रहा था। तभी वहां से शहर के कोतवाल का गुजरना हुआ। भीड़ देखकर वो रुका। उसने मुल्ला को हिलाया। ए फकीर, यहां रास्ता रोककर क्यों बैठे हो? मुल्ला ने आंखें नहीं खोली। वे बुदबुदाते रहे, सौदा, 100 का सौदा, 2 के बदले 100, अरब का खजाना। कोतवाल ने गौर से सुना। क्या बक रहे हो? मुल्ला ने अचानक आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कोतवाल को ऐसे देखा जैसे वो कोई तुच्छ प्राणी हो। मूर्ख, मेरी तपस्या भंग मत कर। मैं इन दिव्य ऊंटों से बात कर रहा हूं। दिव्य ऊंट? कोतवाल हंसा। ये तो हड्डियों का ढांचा लग रहे हैं। यही तो तुम्हारी आंखों का धोखा है। मुल्ला ने रहस्यमयी आवाज में कहा। ये आम ऊंट नहीं है, ये वो ऊंट हैं जिनके पूर्वजों ने सुलेमान बादशाह के खजाने को ढोया था। इनमें वो तासीर है कि ये मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं, बशर्ते इनका सौदा सही हो। कोतवाल लालची था। उसने सोचा, अगर ये सच है तो बादशाह को खबर करनी चाहिए, इनाम मिलेगा। लेकिन अगर झूठ हुआ तो तुम यहां क्यों बैठे हो? मुझे आदेश हुआ है, मुल्ला ने आसमान की ओर इशारा किया, कि इनका सौदा सिर्फ उसी से करूं जो इनकी असली कीमत जानता हो। मुझे 2 के बदले 100 चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। 100 क्या, अशरफियां? कोतवाल ने पूछा। नहीं, मुल्ला मुस्कुराए। 100 अरबी बकरे, वो बकरे जो सबसे उम्दा नस्ल के हों। ये बात जंगल की आग की तरह शहर में फैल गई। एक पागल बूढ़ा, 2 मरियल ऊंट और 100 अरबी बकरों की मांग। बात उड़ते उड़ते शाही महल तक पहुंच गई। बादशाह उस समय अपने 5 सबसे बुद्धिमान मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे थे। ये मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वे तर्कशास्त्र, गणित और अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे। जब गुप्तचर ने आकर ये खबर सुनाई तो बादशाह हंस पड़े। 2 बूढ़े ऊंटों के बदले 100 अरबी बकरे, कौन है ये मूर्ख? हुजूर, वो खुद को मुल्ला नसीरुद्दीन कहता है और उसका दावा है कि ये सौदा जो भी करेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा कमाएगा। वो कहता है कि ये व्यापार का एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ अक्लमंद ही समझ सकता है। बादशाह की जिज्ञासा जाग उठी। वे हमेशा नई और अजीब चीजों के शौकीन थे। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा। मंत्रीवर, आपका क्या ख्याल है? क्या हमें इस पागलपन को देखना चाहिए? पहले मंत्री ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। जहां पना अक्सर पागलपन के लिबास में ही गहरी समझ छिपी होती है। हो सकता है उन ऊंटों में वाकई कोई खासियत हो। दूसरे मंत्री ने कहा, लेकिन 100 अरबी बकरे, ये कीमत तो बहुत ज्यादा है। एक अच्छे ऊंट की कीमत भी 5 बकरों से ज्यादा नहीं होती। ये गणित के खिलाफ है। तीसरे मंत्री, जो सबसे शक्की मिजाज का था, बोला, मुझे लगता है ये कोई ठग है। हमें उसे पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। चौथे ने बीच बचाव किया, लेकिन अगर हमने बिना जांचे उसे सजा दी और सच में वो कोई करामाती चीज हुई तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। 5वां मंत्री, जो सबसे बुजुर्ग था, उसने धीरे से कहा, हुजूर, उसे दरबार में बुलाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम 5 मिलकर उसकी अक्ल का इम्तिहान लेंगे। अगर वो जीत गया तो सौदा मंजूर, अगर हार गया तो कोड़े। बादशाह को यह सुझाव पसंद आया। जाओ, उस मुल्ला को और उसके दिव्य ऊंटों को पेश किया जाए। उधर मुल्ला को जब शाही बिलावा मिला तो उनके चेहरे पर घबराहट की जगह एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने अपने ऊंटों के कान में कहा, तैयार हो जाओ दोस्तों, अब हम महल चलेंगे। बस तुम दोनों वहां जाकर कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरी नाक कट जाए। तूफान, तुम अपनी डकार पर काबू रखना और बिजली, तुम थूकना मत। शाही दरबार सजा हुआ था। झूमर लटक रहे थे, मखमली कालीन बिछे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने फटे पुराने कपड़ों में भी पूरे आत्मविश्वास के साथ चलते हुए अंदर आए।
उनके पीछे पीछे उनके 2 ऊंट थे जो संगमरमर के फर्श पर चलते हुए फिसल रहे थे और अजीब आवाजें निकाल रहे थे। दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह ने ऊंचे सिंहासन से बादशाह को देखा। तो तुम हो वो शख्स जो इन हड्डियों के ढांचे के बदले 100 अरबी बकरे मांग रहा है? मुल्ला ने झुककर सलाम किया। गुस्ताखी माफ हो जहां बना, पर नजर नजर का फेर है। जौहरी को कांच और हीरे का फर्क पता होता है, कसाई को नहीं। आप तो बादशाह हैं, आपकी नजर तो पारखी होनी चाहिए। बादशाह की भौहें तन गईं। ये आदमी निडर था। तुम हमें चुनौती दे रहे हो? नहीं सरकार, मैं तो बस एक अवसर दे रहा हूं, मुल्ला ने शांति से कहा। ये ऊंट जिन्हें आप देख रहे हैं, इनमें एक ऐसा गुण है जो आपके पूरे खजाने में नहीं मिलेगा। ऐसा क्या गुण है? पहले मंत्री ने कड़क कर पूछा। क्या ये उड़ सकते हैं? नहीं, मुल्ला बोले, उड़ते तो परिंदे हैं, ये ऊंट किस्मत बदलते हैं। सबूत? दूसरे मंत्री ने पूछा। मुल्ला ने एक नाटकीय विराम लिया। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोले, सबूत यह है कि आज सुबह तक मैं एक गरीब भूखा मुल्ला था जिसे कोई नहीं जानता था, और आज सिर्फ इन ऊंटों की बदौलत मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह के सामने खड़ा हूं और उनसे बात कर रहा हूं। ये चमत्कार नहीं है, इसने मुझे गली की धूल से उठाकर शाही दरबार तक पहुंचा दिया। सोचिए, अगर ये मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो आपके लिए क्या नहीं करेंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला का तर्क इतना सटीक और हाजिर जवाबी से भरा था कि एक पल के लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। बात में दम तो है, बादशाह बोले, लेकिन 100 बकरे, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। सस्ती चीजें तो बाजार में हर जगह मिलती हैं हुजूर, मुल्ला ने कहा। नायाब चीज की कीमत भी नायाब होनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहा, मैं तो बस बकरे मांग रहा हूं। एक बादशाह के लिए 100 बकरे क्या मायने रखते हैं? ये तो आपके लंगर का एक वक्त का खाना भी नहीं है। पांचों मंत्री अब असहज हो रहे थे। मुल्ला अपनी बातों के जाल में बादशाह को फंसा रहा था। तीसरे मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, रुको, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इन 100 बकरों के लायक हो। हम तुमसे 5 सवाल पूछेंगे। अगर तुमने सही जवाब दिया तो सौदा पक्का, वरना ये दोनों ऊंट शाही बावर्ची खाने में भेज दिए जाएंगे और तुम्हें काल कोठरी में। बादशाह ने वाक्य पूरा किया। मुल्ला का दिल एक पल के लिए धड़का। ऊंटों को बावर्ची खाने में? नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने तूफान की मासूम आंखों की तरफ देखा। उन्हें ये चुनौती स्वीकार करनी ही थी। मुझे मंजूर है, मुल्ला ने सीना तान कर कहा। पूछिए अपने सवाल, मेरे ऊंट भी जवाब सुनने के लिए बेताब हैं। माहौल में तनाव बढ़ गया। दरबारी अपनी सीटों के किनारे पर आ गए। एक तरफ राज्य के 5 सबसे बुद्धिमान मंत्री और दूसरी तरफ एक फकीर जैसा दिखने वाला मुल्ला। ये मुकाबला अकल और हाजिर जवाबी का था। मुल्ला जानते थे कि वे किताबी ज्ञान में इनसे नहीं जीत सकते। उन्हें अपनी व्यावहारिक बुद्धि और व्यंग्य का सहारा लेना होगा। पहला मंत्री आगे आया। उसके हाथ में एक मोटी पोथी थी। उसने एक जटिल सवाल तैयार किया था। बताओ मुल्ला, उसने भारी आवाज में पूछा, इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु, सेंटर कहाँ है? अगर तुम ज्ञानी हो तो सटीक स्थान बताओ। यह एक ऐसा सवाल था जिसका कोई भी सटीक जवाब नहीं दे सकता था। मंत्री ने सोचा, मुल्ला अब फंसेगा, वो नाप तौल में उलझ जाएगा। लेकिन मुल्ला जोर से हंसे। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और उसे ठीक अपने दाएं ऊंट तूफान के अगले पैर के पास जमीन पर गाड़ दिया। यही है, मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक इसी जगह जहां मेरी लाठी गड़ी है, यही पृथ्वी का केंद्र है। मंत्री हक्का बक्का रह गया। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या सबूत है? मुल्ला ने कंधा उचकाया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद पीता लेकर पूरी दुनिया को नाप लीजिए। अगर ये जगह 1 इंच भी इधर उधर निकले तो मैं हार मान लूंगा और आप मेरे ऊंट ले लीजिएगा। जब तक आप नाप नहीं लेते तब तक मेरी बात ही सच है। दरबार में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। बादशाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मंत्री का चेहरा लाल हो गया। वो जानता था कि दुनिया को नापना असंभव है, इसलिए मुल्ला को गलत साबित करना भी असंभव था। लाजवाब, बादशाह ने कहा। पहला राउंड मुल्ला के नाम। दूसरा सवाल। मुल्ला ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है। अभी 4 मंत्री बाकी थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें अभी ये नहीं पता था कि अगर वे जीत भी गए तो इन 100 बकरों को वे अपने गांव तक कैसे ले जाएंगे? और सबसे अहम,
इन बकरों का वे करेंगे क्या? लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन कभी भी इतनी दूर की नहीं सोचते थे। उनकी फिलॉसफी थी, फिलहाल गड्ढे से निकलो, खाई की चिंता बाद में करेंगे। तभी दूसरे ऊंट बिजली ने एक जोरदार आवाज निकाली, जिससे दरबार की गंभीरता फिर भंग हो गई। माफ कीजिएगा, मुल्ला ने विनम्रता से कहा, मेरा ऊंट कह रहा है कि अगला सवाल जरा जल्दी पूछें, उसे भूख लगी है। दूसरा मंत्री गुस्से में आगे बढ़ा। वो मुल्ला को सबक सिखाने के लिए बेताब था। उसकी आंखों में एक धूर्त चमक थी। सवाल तैयार था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी गूंज किसी नगाड़े जैसी सुनाई देती। मुल्ला नसीरुद्दीन की लाठी अभी भी संगमरमर के फर्श पर गड़ी हुई थी और वो विजयी मुस्कान के साथ पहले मंत्री की ओर देख रहे थे। मंत्री का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर पके हुए टमाटर का रस निचोड़ दिया हो। पृथ्वी का केंद्र मुल्ला की लाठी के नीचे था। ये एक ऐसा तर्क था जिसे झुटलाने के लिए पूरी दुनिया को फीते से नापना पड़ता, और ये नामुमकिन था। बादशाह ने अपनी हंसी को दाढ़ी के पीछे छुपाते हुए अपनी मखमली गद्दी पर पहलू बदला। उनकी आंखों में मुल्ला के लिए एक नई चमक आ गई थी। ये फकीर सिर्फ पागल नहीं था, ये गजब का हाजिर जवाब भी था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी 4 मंत्री बाकी थे और वे पहले वाले से कहीं ज्यादा चालाक और क्रूर थे। वाह मुल्ला वाह, बादशाह की आवाज गूंजी। तुमने पहले पड़ाव को तो अपनी वाकपटुता से पार कर लिया, लेकिन याद रहे, ये चढ़ाई खड़ी है और रास्ता फिसलन भरा। अगर तुम गिरे तो सीधे बावर्ची खाने की कड़ाही में गिरोगे। मुल्ला ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, गिरने का डर उसे होता है जिसके पास खोने को कुछ हो। मेरे पास तो बस ये 2 ऊंट हैं, जो वैसे भी अब चलने से ज्यादा बैठने में यकीन रखते हैं। और रही बात कड़ाही की, तो मुझे डर है कि इनका मांस इतना सख्त है कि आपके शाही बावर्ची के दांत भी जवाब दे जाएंगे। दरबारियों में दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। मुल्ला ने बड़ी चतुराई से माहौल को हल्का बनाए रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है। अगर बादशाह या मंत्री गुस्से में आ गए तो तर्क काम नहीं आएगा। तभी दूसरा मंत्री अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसका नाम दीवाने हिसाब था। ये राज्य का मुख्य खजांची और शाही ज्योतिषी भी था। उसका हुलिया ही डरावना था। लंबा कद, धसी हुई आंखें और नाक पर रखा हुआ एक मोटा चश्मा, जिसके पीछे से उसकी आंखें किसी उल्लू की तरह घूर रही थीं। उसके हाथों में हमेशा एक बड़ी सी बही खाते की किताब और एक अबैकस, गिनती का यंत्र रहता था। उसे अपनी गणितीय क्षमता पर इतना घमंड था कि वो दावा करता था कि वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकता है। उसने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई जौहरी किसी खोटे सिक्के को परख रहा हो। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मुल्ला के करीब आया। उसके चलने से उसके चोगे की सरसराहट सन्नाटे को चीर रही थी। तो दूसरे मंत्री ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मानो उसे मुल्ला से बदबू आ रही हो, जो कि शायद आ भी रही थी, क्योंकि मुल्ला और उनके ऊंट कई दिनों से नहाए नहीं थे। तुम खुद को बहुत अकलमंद समझते हो फकीर। पहले मंत्री को तुमने अपनी बातों के जाल में फंसा लिया, क्योंकि वो सवाल भूगोल का था। लेकिन मैं तुमसे वो पूछूंगा जो गणित और आसमान से जुड़ा है। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने अपने ऊंट बिजली की पीठ थपथपाई, जो अभी अभी ऊँघने लगा था। जनाब, तैयार तो हम हमेशा रहते हैं। बस सवाल ऐसा हो जिसका जवाब देने में मुझे अपनी अगली पुश्त का इंतजार न करना पड़े। मंत्री ने अपनी बही खाते की किताब में इस पर पटकी और कड़कती आवाज में पूछा, मुल्ला, अगर तुम्हें नोटों को जादुई कहते हो और खुद को ज्ञानी, तो मुझे एक सटीक संख्या बताओ। इस समय, ठीक इसी पल, आसमान में कुल कितने तारे हैं? याद रखना, मुझे अनगिनत जैसा बच्चों वाला जवाब नहीं चाहिए। मुझे एक सटीक संख्या चाहिए। अगर तुम एक भी अंक चूके तो समझो तुम्हारी गर्दन और धड़ का रिश्ता खत्म। दरबार में फिर से सांसें थम गईं। ये एक असंभव सवाल था। तारों को गिनना इंसान के बस की बात नहीं थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री इसमें फेल हो चुके थे। सबको लगा कि अब मुल्ला फंस गया। इस बार लाठी गाड़ने वाला दांव नहीं चलेगा। मुल्ला सिरुद्दीन ने ऊपर छत की ओर देखा, जहां कीमती झूमर लटके थे। फिर उन्होंने मंत्री के चेहरे को गौर से देखा। मुल्ला के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वे कुछ देर तक अपनी दाढ़ी खुजलाते रहे, मानो कोई बहुत जटिल गणना कर रहे हों। जल्दी बताओ, मंत्री चिल्लाया। क्या हुआ? गणित ने जुबान बंद कर दी? मुल्ला मुस्कुराए। नहीं जनाब,
मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपकी नज़र कितनी कमज़ोर है। जवाब तो मेरे बिल्कुल सामने है और आप उसे आसमान में ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब? मंत्री ने झल्लाकर पूछा। मुल्ला ने अपने दूसरे ऊंट तूफान की रस्सी खींची और उसे मंत्री के बिल्कुल करीब ले आए। ऊंट ने मंत्री के चेहरे के पास जाकर एक जोर की सांस छोड़ी, जिससे मंत्री का चश्मा धुंधला हो गया। मंत्री हड़बड़ाकर पीछे हटा। ये क्या बदतमीजी है? मंत्री कुर्राया। ये बदतमीजी नहीं, ये जवाब है, मुल्ला ने शांत भाव से कहा। आप तारों की संख्या पूछ रहे हैं ना? तो सुनिए, इस समय आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने मेरे इस ऊंट तूफान के शरीर पर बाल हैं, न एक कम न एक ज्यादा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री का मुंह हाँ, खुला का खुला रह गया। बादशाह भी अचरज में आगे झुकाए। ये क्या बकवास है? मंत्री ने हकलाते हुए कहा। इसका चे सबूत है? मुल्ला ने बाहें फैला दी। सबूत आपके सामने खड़ा है दीवान साहब। आप गणित के उस्ताद हैं, आपको गिनती का शौक है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, गिन लीजिए मेरे ऊंट के बाल और फिर रात को आसमान के तारे गिन लीजिएगा। अगर दोनों की गिनती में एक का भी फर्क निकले तो मैं अपनी हार मान लूंगा। जब तक आप गिनकर मुझे गलत साबित नहीं करते, तब तक मेरा जवाब ही परम सत्य है। ये धूर्तता है, मंत्री चिल्लाया। ऊंट के बाल कौन गिन सकता है और आसमान के तारे कौन गिन सकता है? मुल्ला ने तुरंत पलटवार किया। जनाब, सवाल जैसा होगा जवाब वैसा ही तो मिलेगा। अगर आपने मुझसे पूछा होता कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो मैं 5 बताता। आपने नामुमकिन सवाल पूछा तो मैंने नामुमकिन जवाब दिया। अब अगर आपको शक है तो गिनती शुरू कीजिए। मैं और मेरा ऊंट यहीं खड़े हैं। कहिए तो मैं ऊंट को लिटा दूं ताकि आपको पेट के नीचे के बाल गिनने में आसानी हो। बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। मुल्ला, तुमने दीवाने हिसाब का हिसाब ही बिगाड़ दिया। मंत्री शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर वापस जाने लगा, लेकिन मुल्ला ने उसे रोका नहीं। मुल्ला ने मन ही मन राहत की सांस ली। दूसरा पड़ाव पार हो गया था, लेकिन उन्होंने देखा कि तूफान ऊंट अब बेचैन हो रहा था। शायद उसे भूख लगी थी या दरबार की चमक धमक उसे रास नहीं आ रही थी। उसने अचानक अपना लंबा सिर घुमाया और पास खड़े एक सिपाही की पगड़ी को चबाने की कोशिश करने लगा। अरे अरे, सिपाही चिल्लाया और पीछे हटा। पगड़ी ऊंट के मुंह में आधी जा चुकी थी। दरबार में अफरा तफरी मच गई। मुल्ला ने फुर्ती से ऊंट की नकेल खींची और उसके मुंह से सिपाही की गीली पगड़ी बाहर निकाली। माफ करना भाई, मुल्ला ने सिपाही से कहा। मेरा ऊंट असल में शाही कपड़ों की गुणवत्ता परख रहा था। इसे लगता है कि कपड़ा सूती नहीं, रेशमी होना चाहिए था। बादशाह ने इसे भी मजाक में लिया, लेकिन अब उनकी आंखों में एक नई जिज्ञासा थी। मुल्ला, तुम्हारे ऊंट बड़े शैतान हैं, लेकिन तुम्हारी अकल की धार अभी भी तेज है। देखते हैं तीसरे मंत्री के सामने ये धार टिकती है या नहीं। तीसरा मंत्री अपनी सीट से उठा। ये बाकी मंत्रियों से बिल्कुल अलग था। वो राज्य का मुख्य दार्शनिक और धर्म गुरु था। उसकी दाढ़ी मुल्ला की दाढ़ी से 3 गुनी लंबी थी और उसके कपड़े बेदाग सफेद थे। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो पहेलियों में बोलता था। वो मानता था कि दुनिया एक मायाजाल है और सत्य कुछ और है। उसे हराना सबसे मुश्किल माना जाता था, क्योंकि वो तर्कों से नहीं बल्कि अमूर्त विचारों यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से खेलता था। वो धीरे धीरे चलकर मुल्ला के पास आया। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था। उसने मुल्ला को नहीं देखा, बल्कि मुल्ला की आंखों के पार देखने का नाटक किया, मानो वो मुल्ला की आत्मा को स्कैन कर रहा हो। नसीरुद्दीन, उसने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने भूगोल और गणित को तो चकमा दे दिया, लेकिन जीवन का सत्य इन सब से परे है। मेरा सवाल तुम्हारे ऊंटों या तारों के बारे में नहीं है, मेरा सवाल अस्तित्व के बारे में है। मुल्ला ने कान खुजलाए। जनाब, अस्तित्व तो अभी खतरे में है, मेरा भी और मेरे ऊंटों का भी। आप सवाल पूछिए। तीसरे मंत्री ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर अचानक खोलते हुए पूछा, बताओ मुल्ला, सच और झूठ के बीच कितनी दूरी होती है? मुझे गज या मीटर में जवाब नहीं चाहिए। मुझे वो पैमाना चाहिए जो अक्लमंदों के लिए बना हो। यह सवाल गहरा था। दरबार के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। यह एक दार्शनिक प्रश्न था। सच और झूठ का फासला तो अनंत हो सकता है, या फिर बिल्कुल नहीं। हर कोई मुल्ला के जवाब का इंतजार करने लगा। मुल्ला ने अपने फटे हुए जूतों की तरफ देखा, फिर बादशाह की तरफ और फिर मंत्री की आंखों में। मुल्ला ने अपना हाथ उठाया और अपनी 4 उंगलियां खड़ी की। उन्होंने अपनी हथेली को मंत्री के चेहरे के सामने किया। सिर्फ 4 उंगलियों का फासला है हुजूर, मुल्ला ने शांत स्वर में कहा।
मंत्री ने भौहें सिकोड़ी। 4 उंगलियां, ये कैसा पहेलीनुमा जवाब है? इसे स्पष्ट करो। मुल्ला ने अपनी 4 उंगलियां अपनी आंख और अपने कान के बीच रखीं। देखिए जनाब, मुल्ला ने समझाया, आंखों और कानों के बीच करीब 4 उंगलियों का फासला होता है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो अक्सर सच होता है, और जो हम अपने कानों से सुनते हैं यानी अफवाहें, गप्पें और दूसरों की बातें, वो अक्सर झूठ होता है। इसलिए सच और झूठ के बीच की दूरी बस इतनी ही है, आंख और कान के बीच की 4 उंगलियां। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वाह वाह की आवाजें आने लगीं। ये जवाब इतना सरल और गहरा था कि दार्शनिक मंत्री भी कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि मुल्ला लंबी चौड़ी दार्शनिक बातें करेंगे जिसमें वे उन्हें फंसा लेंगे, लेकिन मुल्ला ने तो शरीर के अंगों का उदाहरण देकर बात ही खत्म कर दी। बादशाह ने अपनी जांघ पर हाथ मारा। अद्भुत मुल्ला, तुम तो ज्ञान के सागर निकले। आंख देखा सच, कान सुना झूठ। इससे बेहतर परिभाषा मैंने आज तक नहीं सुनी। लेकिन तीसरा मंत्री इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसका अहंकार चोटिल हो गया था। उसने हाथ उठाकर शोर को शांत किया। रुको, अभी मेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। ये तो एक छोटा सा सवाल था, असली सवाल अब है। मंत्री ने मुल्ला के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। तुम कहते हो कि मन अक्लमंद हो, तो बताओ इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है लेकिन जिसे कोई खरीद नहीं सकता, और वो सबसे ज्यादा सस्ती भी है लेकिन गरीब उसे पा नहीं सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपने ऊंट बिजली की तरफ देखा जो अब बैठकर जुगाली कर रहा था। मुल्ला ने बिजली के कान में कुछ कहा जैसे उससे सलाह ले रहे हों। फिर वे मंत्री की ओर मुड़े। हुजूर, वो चीज है खुशी, कंटेंटमेंट या हैप्पीनेस। अमीर अपनी दौलत से बिस्तर खरीद सकता है पर नींद नहीं, खाना खरीद सकता है पर भूख नहीं, दवा खरीद सकता है पर सेहत नहीं। खुशी दुनिया की सबसे कीमती चीज है जो बाजार में नहीं मिलती, और ये सबसे सस्ती भी है क्योंकि ये एक गरीब फकीर को सूखी रोटी खाकर और ठंडे पानी का घूंट पीकर भी मिल जाती है, जो शायद बादशाह को 56 भोग में भी ना मिले। तीसरे मंत्री का चेहरा उतर गया। मुल्ला ने ना केवल जवाब दिया था बल्कि बातों बातों में दरबार की विलासिता पर भी एक तंज कस दिया था। बादशाह भी गंभीर हो गए। मुल्ला की बातों में सच्चाई की ऐसी खनक थी जो सोने के सिक्कों की खनक से ज्यादा असरदार थी। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, तीसरे मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा। तुम्हारी समझ वाकई गहरी है। अब केवल 2 मंत्री बचे थे और माहौल अब मजाक से हटकर गंभीरता की ओर बढ़ रहा था। बादशाह ने मुल्ला की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा, लेकिन साथ ही एक चिंता भी थी। ये आदमी जीत रहा था और अगर ये जीत गया तो बादशाह को 100 अरबी बकरे देने पड़ेंगे। बादशाह को बकरों का गम नहीं था, लेकिन हारना उन्हें पसंद नहीं था। चौथा मंत्री खड़ा हुआ। ये राज्य का सेनापति था। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत था। चेहरे पर युद्ध के घावों के निशान थे और कमर में एक भारी तलवार लटक रही थी। वो बुद्धिमान कम और आक्रामक ज्यादा था। उसका मानना था कि जिस सवाल का जवाब जुबान से ना मिले, उसका जवाब तलवार से मिल जाता है। वो मुल्ला के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कोई पहाड़ रास्ते में आ खड़ा हुआ हो। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। ए मुल्ला, उसने गरजती हुई आवाज में कहा, तुमने शब्दों के खेल से इन विद्वानों को हरा दिया, लेकिन मैं शब्दों का खिलाड़ी नहीं हूं, मैं युद्ध का खिलाड़ी हूं। मेरा सवाल सीधा है, मुझे बताओ दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? अगर तुमने तलवार, भाला या तोप कहा तो मैं साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो, क्योंकि हर हथियार का कोई ना कोई काट होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सेनापति की तलवार को देखा, फिर उसकी मांसपेशियों को और फिर अपनी दुबली पतली काया को देखा। मुल्ला जानते थे कि यहां शारीरिक ताकत की बात करना बेवकूफी होगी। सेनापति महोदय, मुल्ला ने बहुत ही विनम्रता से कहा, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार न तो तलवार है न आग उगलने वाली तोपें। सबसे ताकतवर हथियार है वक्त और शब्द। बकवास, सेनापति चिल्लाया। शब्दों से किसी का सिर नहीं काटा जा सकता।
अच्छा, मुल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर मैं अभी कुछ ऐसे शब्द कहूं जिससे बादशाह सलामत आपको अभी इसी वक्त गिरफ्तार करने का हुक्म दे दें, तो क्या आपकी तलवार आपको बचा पाएगी? शब्द ही हैं जो युद्ध शुरू करते हैं और शब्द ही हैं जो युद्ध रोकते हैं। एक गलत शब्द से महाभारत हो सकती है और एक सही शब्द से दुश्मन दोस्त बन सकता है। रही बात वक्त की, तो बड़े से बड़ा रवीर, जिसने हजारों जंगें जीती हों, वक्त के सामने घुटने टेक देता है। वक्त उसकी जवानी, उसकी ताकत, उसकी याददाश्त सब छीन लेता है। क्या आपकी तलवार वक्त को काट सकती है? सेनापति निरुत्तर हो गया। वो जानता था कि मुल्ला सही कह रहे हैं। बादशाह का एक शब्द, गिरफ्तार करो, सेनापति की सारी ताकत को शून्य कर सकता था। और वक्त ने तो सिकंदर महान को भी नहीं बख्शा था। सेनापति ने एक गहरी सांस ली और बादशाह की ओर देखा। जहां पनाह, ये आदमी खतरनाक है, इसके पास हर ताले की चाबी है। बादशाह मुस्कुराए। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूं। 4 मंत्री ढेर हो चुके हैं। मुल्ला, तुम तो वाकई कमाल हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही शख्स हो जो 2 मरियल ऊंट लेकर आया है। अब बस एक आखिरी चुनौती बाकी है। 5वां मंत्री, वजीर आजम, सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्ञानी और सबसे ज्यादा खामोश रहने वाला। उसने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। वो बस बैठकर तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है। वो जानता था कि मुल्ला कोई साधारण विदूषक नहीं है। उसने मुल्ला की हर चाल, हर जवाब, हर हाव भाव का अध्ययन किया था। वजीर आजम अपनी जगह से नहीं उठे। वे वहीं बैठे रहे और उन्होंने मुल्ला को अपने पास आने का इशारा किया। मुल्ला धीरे धीरे उनके पास गए। मुल्ला को पहली बार थोड़ी घबराहट महसूस हुई। ये आदमी बाकी चारों से अलग था। इसमें उतावलापन नहीं था। नसीरुद्दीन, वजीर ने बहुत ही धीमी और सौम्य आवाज में कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम हाजिर जवाब हो, दार्शनिक हो और व्यवहारिक भी हो। लेकिन एक चीज है जो अक्लमंदी से भी ऊपर है, वो है नीयत। मेरा सवाल तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत की परीक्षा है। वजीर ने एक छोटा सा बक्सा निकाला और मुल्ला के सामने रख दिया। इस बक्से में एक ऐसी चीज है जो बादशाह को बहुत प्रिय है। अगर तुम बिना खोले बता सको कि इसमें क्या है, तो तुम जीत गए। लेकिन अगर तुम न बता पाए या गलत बताया, तो ये साबित हो जाएगा कि तुम सिर्फ तुक्के लगाते हो, तुम्हारे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। मुल्ला का दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो वाकई फंसने वाली बात थी। बंद बक्से में क्या है ये कैसे पता चलेगा? लल्ला ने बक्से को सूंघने की कोशिश की, लेकिन कोई गंध नहीं आ रही थी। उन्होंने कनखियों से बिजली की तरफ देखा, शायद कोई इशारा मिल जाए, लेकिन बिजली अब मजे से फर्श पर सो रहा था और खर्राटे ले रहा था। मुल्ला के माथे पर पसीना आ गया। अब क्या करें? क्या उनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी? 100 अरबी बकरे हाथ से निकल जाएंगे? और बेगम का चेहरा याद आते ही मुल्ला को सिहरन हो गई। अगर खाली हाथ लौटे तो घर में घुसना मुश्किल हो जाएगा। मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें अपने बचपन की एक बात याद आई। उनकी माँ कहती थी, जब कोई रास्ता ना मिले तो सच का रास्ता अपनाओ, लेकिन उसे ऐसे पेश करो कि वो चमत्कार लगे। मुल्ला ने बक्से की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छुआ नहीं। उन्होंने बंद आंखों से एक गहरा नाटक किया। हुजूर, मेरे ऊंट मुझे बता रहे हैं कि इस बक्से में वो है जो जीवन की शुरुआत है और अंत भी। ये वो है जो दिखता नहीं पर होता है। मुल्ला बस समय बर्बाद कर रहे थे, दिमाग में कोई आइडिया ढूंढ रहे थे। तभी बक्से के अंदर से एक बहुत ही हल्की खुरचनी जैसी आवाज आई। ये आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ मुल्ला, जो बक्से के बिल्कुल पास झुके थे, सुन पाए। घट घट। मुल्ला के दिमाग की बत्ती चल गई। यह आवाज किसी कीड़े या छोटे जीव की हो सकती है, लेकिन बादशाह को क्या प्रिय हो सकता है? कोई नायाब भंवरा या कोई खास किस्म की तितली? लेकिन बक्सा लकड़ी का था और उसमें हवा के लिए कोई छेद नहीं दिख रहा था। अगर जीव होता तो मर जाता, तो फिर खटखट क्या थी? शायद कोई बीज? हाँ, कोई जादुई बीज जो हिलता हो। मुल्ला ने जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवाज में रहस्य भरते हुए कहा, वजीर साहब, इसके अंदर वो कैद है जो आजाद होना चाहता है। ये भविष्य है जो अभी वर्तमान के अंधेरे में छिपा है। इसके अंदर एक बीज है, लेकिन साधारण बीज नहीं। वजीर की आंखों में एक चमक आई। मुल्ला समझ गए कि निशाना सही लगा है। कौन सा बीज? वजीर ने पूछा।
मुल्ला को याद आया कि बादशाह को बागबानी का शौक था। ये एक ऐसा बीज है जिससे उगने वाले पेड़ की छांव में बैठकर ही असली ज्ञान मिलता है। ये अनार का एक दुर्लभ बीज है, मुल्ला ने अंदाजा लगाया, क्योंकि उनके ऊंट अक्सर पड़ोसी के अनार के बगीचे में मुंह मारते थे। वजीर ने बक्सा खोला। उसके अंदर मखमल पर एक सूखा हुआ लेकिन अजीब सा सुनहरा दिखने वाला बीज रखा था। बिल्कुल सही, वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जन्नत के अनार का बीज माना जाता है जो मुझे एक फकीर ने दिया था। तुमने बिना देखे इसे पहचान लिया। मैं मानता हूं तुम्हारे पास कोई ना कोई हुनर जरूर है, चाहे वो तुक्का हो या छठी इंद्रिय। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अपनी गद्दी से खड़े हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन, बादशाह ने ऐलान किया, तुम जीत गए। तुमने मेरे 5 मंत्रियों को हरा दिया। मैं बादशाह हिंद ये घोषणा करता हूं कि तुम्हारा सौदा मंजूर है। इन 2 शाही, जादुई और दार्शनिक ऊंटों के बदले तुम्हें 100 अरबी बकरे दिए जाएंगे। मुल्ला का चेहरा खिल उठा, खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने जल्दी से अपने ऊंटों को उठाया जो उठने में नखरे कर रहे थे। शुक्रिया जहांपना, आपकी दरियादिली के चर्चे तो 7 मुल्कों में है। बस एक छोटी सी गुजारिश और है, मुल्ला ने कहा। अब क्या? बादशाह ने हंसते हुए पूछा। ये बकरे मुझे अभी चाहिए, और चूंकि मेरे पास इन्हें ले जाने के लिए कोई रस्सा नहीं है, तो क्या शाही खजाने से कुछ रस्सियां भी मिल सकती हैं? सब मिलेगा, बादशाह ने आदेश दिया। कोतवाल, मुल्ला को शाही बाड़े में ले जाओ और सबसे उम्दा 100 बकरे छांटकर इनके हवाले करो। मुल्ला शान से दरबार से बाहर निकले। आगे आगे मुल्ला, पीछे पीछे उनके 2 ऊंट तूफान और बिजली, जो अब भी ऊँघ रहे थे। मुल्ला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये कर दिखाया। 100 बकरी, ये तो पूरे कस्बे को साल भर खिलाने के लिए काफी था। बेगम तो खुशी से पागल हो जाएगी। शाही बाड़े में पहुंचकर मुल्ला की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां हजारों बकरे थे, एक से बढ़कर एक, हष्ट-पुष्ट, ऊंची कदकाठी वाले, चमकदार खाल वाले अरबी बकरे। मुल्ला ने चुन चुनकर 100 सबसे मोटे और ताजे बकरे अलग करवाए। जब 100 बकरों का झुंड तैयार हुआ तो मुल्ला के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। 2 ऊंटों को संभालना ही मुश्किल था, अब 100 बकरों को कैसे संभालेंगे? और गांव तक का रास्ता लंबा था, रास्ते में जंगल भी पड़ता था जहां चोर डाकुओं का खतरा था। 100 बकरे लेकर जाना मतलब डाकुओं को दावत देना। लेकिन मुल्ला ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो जीत का जश्न मनाना है। मुल्ला ने अपने दोनों पुराने ऊंटों की रस्सियां शाही खजांची को थमा दी। लो भाई, संभालो इन्हें, इनका ख्याल रखना। तूफान को रात में गुदगुदी पसंद है और बिजली को सुबह की चाय, भूलना मत। खजांची ने उन मरियल ऊंटों को घृणा से पकड़ा। मुल्ला ने बकरों के झुंड को हाँका, चलो मेरे शेरों, चलो मेरे खजाने। मुल्ला बकरों के इस विशाल झुंड के साथ शहर के मुख्य द्वार से बाहर निकले। लोग छतों से, खिड़कियों से झांक रहे थे। देखो, वो वही पागल मुल्ला है जो 2 ऊंट बेचने आया था। अब देखो, 100 बकरे ले जा रहा है। जादूगर है भाई, जादूगर। मुल्ला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वे कल्पना कर रहे थे कि जब वे गांव में दाखिल होंगे तो कैसे ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होगा। बेगम आरती की थाली लेकर खड़ी होगी। पड़ोसी जो ताने मारते थे वे जल भुनकर राख हो जाएंगे। शाम ढलने लगी थी। मुल्ला और उनके 100 बकरे शहर से दूर निकल आए थे। ठंडी हवा चलने लगी थी। रेगिस्तान का सन्नाटा फिर से छाने लगा था, लेकिन इस बार सन्नाटा ही था। बकरों की मैं की आवाज ने माहौल को भर दिया था। अचानक मुल्ला को एक विचार आया जिससे उनके कदम रुक गए। 1 मिनट, मैंने ऊंट तो बेच दिए, लेकिन अब मैं इन बकरों को लेकर जाऊंगा कैसे? मैं तो पैदल हूं। ऊंट होते तो उन पर बैठकर जाता, अब मुझे इन जानवरों के साथ पैदल चलना पड़ेगा। मुल्ला ने अपने माथे पर हाथ मारा। उफ, अक्लमंदी में भी बेवकूफी हो गई। शाही सवारी बेचकर पैदल सेना ले ली। खैर, अब पछताने से क्या फायदा। मुल्ला बकरों को हाँकते हुए आगे बढ़े। रात हो गई थी। उन्होंने एक सराय में रुकने का सोचा, लेकिन 100 बकरों के लिए कौन सी सराय जगह देगी? उन्हें खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारनी पड़ी। मुल्ला ने आग जलाई और बकरों के बीच बैठ गए। बकरों की गर्मी ने उन्हें सर्दी से बचाया। मुल्ला ने सोचा, चलो कम से कम रजाई का इंतजाम तो हो गया। लेकिन असली मुसीबत अभी आनी बाकी थी। मुल्ला को नहीं पता था कि जिस जंगल के रास्ते से वे जा रहे हैं वहां एक मशहूर डाकू का डेरा है, कालिया डाकू, जिसकी मूछें उसके कानों से बड़ी थीं और अकल मुल्ला के ऊंटों से भी कम। उसे खबर मिल
चुकी थी कि एक बूढ़ा आदमी 100 कीमती अरबी बकरे लेकर जंगल से गुजर रहा है। मुल्ला अभी गहरी नींद में जाने ही वाले थे कि उन्हें झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। बकरे भी कान खड़े करके इधर उधर देखने लगे। मुल्ला चौकन्ने हो गए। कौन है वहां? मुल्ला ने कांपती आवाज में पूछा। अंधेरे से 4-5 हट्टे कट्टे आदमी निकल आए। उनके हाथों में लाठियां और तलवारें थीं। उनके चेहरे कपड़े से ढके थे, सिर्फ क्रूर आंखें दिख रही थीं। वाह भाई वाह, सरदार ने हंसते हुए कहा। आज तो दावत का पूरा इंतजाम खुद चलकर हमारे पास आया है। क्यों बाबा, कहां ले जा रहे हो ये माल? मुल्ला का दिल मुंह को आ गया। इतनी मेहनत, इतनी अक्लमंदी और अंत में ये। क्या मुल्ला अपनी कमाई ऐसे ही लुटने देंगे या यहां भी कोई नया पैतरा खेलेंगे? मुल्ला ने अपनी घबराहट को छुपाया और एक लंबी सांस ली। उनके दिमाग ने फिर से रफ्तार पकड़ी। डाकू संख्या में ज्यादा थे और उनके पास हथियार थे। मुल्ला के पास सिर्फ उनकी जुबान थी। अरे आओ आओ मेरे बच्चों, मुल्ला ने बाहें फैलाकर ऐसे स्वागत किया जैसे वे अपने दामादों से मिल रहे हों। तो तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था? डाकू सरदार चौंक गया। हमारा इंतजार? क्यों? तुझे डर नहीं लगता? डर कैसा? मुल्ला ने रहस्यमयी ढंग से कहा। दरअसल ये बकरे मेरे नहीं हैं, ये शापित हैं। शापित? डाकू एक कदम पीछे हटा। हां, मुल्ला ने आवाज नीची करते हुए कहा। ये वो बकरे हैं जिनमें जिन्नात का साया है। बादशाह इनसे परेशान हो गया था। जो भी इनका मांस खाता है उसके पेट में सींग उगाते हैं। इसीलिए बादशाह ने मुझे पैसे देकर इन्हें जंगल में छोड़ने के लिए भेजा है। मैं तो बस मुसीबत टाल रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, सारे ले जाओ, मेरी तो जान छूटेगी। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। मुल्ला की बात में कितना दम है ये तो नहीं पता था, लेकिन मुल्ला का आत्मविश्वास गजब का था। झूठ बोल रहा है बुढ़ा, एक डाकू चिल्लाया। बकरे कभी शापित नहीं होते। तो आजमा कर देख लो, मुल्ला ने चुनौती दी। उस काले वाले बकरे को हाथ लगा कर देखो। पिछली बार जिस सिपाही ने उसे छुआ था, अब वो 4 पैरों पर चलता है। डाकू सहम गए। रात का वक्त, जंगल का माहौल और मुल्ला की डरावनी गातें। लेकिन लालच बुरी बला है। सरदार ने सोचा कि ये बुढ़ा हमें बेवकूफ बना रहा है। इसकी बातों में मत आओ, सरदार ने कहा। पकड़ लो इसे और बकरों को भी। तभी मुल्ला ने देखा कि दूर से कुछ मशालें आती दिख रही थीं। शायद कोई शाही गश्त टुकड़ी या यात्रियों का कारवां था। मुल्ला ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो, जिन्न आ गए, भागो। और उन्होंने पास पड़े एक बकरे की पूंछ जोर से मरोड़ दी। बकरा दर्द से मैं करके चिल्लाया और पागलों की तरह भागा। उसे देखकर बाकी बकरे भी भगदड़ मचाने लगे। धूल का गुबार उड़ गया। डाकू इस अचानक हुए हमले, बकरों के हमले से घबरा गए। सैकड़ों खुरों की टाप और धूल में उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर मुल्ला ने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। लेकिन जब धूल छटी और शोर थमा तो मुल्ला ने देखा कि डाकू भाग चुके थे, लेकिन उनके बकरे भी तितर बितर हो चुके थे। मुल्ला सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, जान तो बच गई, लेकिन माल का क्या? पूरी रात मुल्ला झाड़ियों में, गड्ढों में बकरों को ढूंढते रहे। आओ मेरे लाल, आओ मेरे पीले। सुबह होते होते बड़ी मुश्किल से उन्होंने 70 बकरे इकट्ठे किए। 30 बकरे जंगल में खो गए या शायद डाकू ले गए। चलो 70 भी बुरे नहीं हैं, मुल्ला ने खुद को तसल्ली दी। कुछ नहीं से 70 भले। थके हारे भूखे प्यासे मुल्ला ने फिर से गांव की राह पकड़ी। अब उनका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन अभी भी एक बड़ी कहानी उनके पास थी। और सबसे बड़ी बात, 70 अरबी बकरे अभी भी उनके साथ थे। दोपहर होते होते मुल्ला अपने गांव की सीमा पर पहुंचे। गांव के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें आता देख अपना काम छोड़कर दौड़े। अरे देखो, मुल्ला आ गया। और ये क्या? ये तो भेड़ बकरियों का पूरा रेवड़ ले आया। खबर बिजली की तरह गांव में फैल गई। बेगम, जो आंगन में बैठी गमगीन होकर पुरानी यादों में खोई थीं, शोर सुनकर बाहर आईं। उन्होंने अपनी आंखों को मला। क्या ये सपना है? उनके शौहर, जो 2 मरियल ऊंट लेकर गए थे, अब एक फौज की तरह बकरों के झुंड के साथ आ रहे थे। मुल्ला ने घर के सामने आकर बकरों को रोका। वे धूल से सने थे, लेकिन उनकी चाल में एक बादशाह जैसी ऐठन थी। बेगम, मुल्ला ने आवाज लगाई। कहाँ? हुआ? देखो, मैंने अपना वादा निभाया। 2 के बदले 100 तो नहीं, पर 70 लाया हूं। और ये कोई आम बकरे नहीं, शाही अरबी बकरे हैं। बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वे दौड़ी और मुल्ला की बलाएं लेने लगीं। तुम तो सचमुच जादूगर हो। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें ताने मारे।
पड़ोसी जल भुन रहे थे। गांव का जमींदार जो मुल्ला को हमेशा नीचा दिखाता था भी भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। मुल्ला, जमींदार ने आगे बढ़कर कहा, ये बकरे तो बहुत शानदार हैं, कहां से चोरी किए? चोरी? मुल्ला ने आकड़ कर कहा, ये मेरी अकल की कमाई है, बादशाह ने खुद इनाम में दिए हैं। जमींदार ने सोचा, इस फकीर के पास इतना धन होना ठीक नहीं, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। जमींदार के दिमाग में एक षड्यंत्र पलने लगा। रात को मुल्ला के घर दावत हुई। अरबी बकरों का दूध और काल्पनिक रूप से पकवानों की खुशबू। मुल्ला ने बेगम को पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने मंत्रियों को हराया, कैसे बादशाह को इम्प्रेस किया और कैसे डाकुओं को भगाया। बेगम हंसते हंसते लोटपोट हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुल्ला को लगा कि अब वे चैन से जिएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 70 अरबी बकरे गांव की राजनीति में एक भूचाल लाने वाले थे। और सबसे बड़ी बात, उन बकरों में एक बकरा ऐसा भी था जो बाकी बकरों से अलग था। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था और वो मुल्ला को घूर रहा था, एक अजीब सी इंसानी समझदारी के साथ। क्या वो बकरा कोई सामान्य जानवर था या मुल्ला की किस्मत का एक और पहेली नुमा पन्ना? भाग 3, 70 मुसीबतें और एक रहस्यमयी मेहमान। गांव की सुबह आज हमेशा जैसी नहीं थी। आमतौर पर मुल्ला नसीरुद्दीन के मोहल्ले में मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता था, लेकिन आज की सुबह एक अजीब सी सामूहिक मैं की आवाज से शुरू हुई। 70 अरबी बकरे, ये कोई छोटी संख्या नहीं थी। मुल्ला का छोटा सा आंगन जो कल तक वीरानी का शिकार था, आज सफेद और भूरे रंग के ऊन का समुद्र बन चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चारपाई पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहे थे। कल की थकान अभी भी उनके बदन में थी, लेकिन मन में जीत का नशा था। 70 बकरे, उन्होंने मन ही मन दोहराया। अब बेगम को कभी भी आटे के कनस्तर के खाली ओने की शिकायत नहीं होगी। हम इनका दूध बेचेंगे, इनकी ऊन बेचेंगे और अमीर हो जाएंगे। लेकिन मुल्ला का यह हसीन सपना तब टूटा जब एक गीली और खुरदरी चीज ने उनके गाल को चाटा। मुल्ला हड़बड़ाकर उठे। सामने वही रहस्यमयी बकरा खड़ा था जिसका जिक्र उन्होंने पिछली रात को सोचा था। यह बकरा बाकी बकरों से थोड़ा अलग था। इसकी दाढ़ी थोड़ी ज्यादा लंबी थी, खाल एकदम सफेद मखमली थी और सबसे अजीब बात, इसकी आंखें नीली थीं। बकरों की आंखें पीली या भूरी होती हैं, लेकिन इसकी आंखें इंसान की तरह गहरी और नीली थीं। और ये मैं नहीं कर रहा था, ये बस मुल्ला को घूर रहा था, जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्द को बरक रहा हो। क्या चाहिए भाई? मुल्ला ने बकरे से पूछा। नाश्ता? बकरे ने मुल्ला की बात सुनी और अपना सिर न में हिलाया। मुल्ला की आंखें फटी रह गईं। क्या तुमने अभी सिर हिलाया या मुझे वहम हुआ है? बकरे ने फिर से सिर हिलाया, इस बार हाँ में। मुल्ला का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने इधर उधर देखा। बेगम अभी सो रही थी। या खुदा, कहीं ये कोई जिन तो नहीं? मुल्ला बुदबुदाए। जंगल में मैंने डाकुओं को जिन्न की कहानी सुनाई थी, कहीं वो सच तो नहीं हो गई? तभी बेगम की नींद खुली और वे आंगन में आईं। नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अरे मुल्ला, ये क्या गजब है? आंगन में पैर रखने की जगह नहीं है और हे भगवान, मेरी तुलसी, मेरी सब्जियां। बेगम की चीख सुनकर मुल्ला का ध्यान बकरे से हटा। अरबी बकरे, जिन्हें रेगिस्तान की कटीली झाड़ियां खाने की आदत होनी चाहिए थी, वे बेगम की प्यार से लगाई हुई किचन गार्डन या रसोई की बगिया को सफा चट कर रहे थे। बैंगन के पौधे, धनिया, पुदीना, सब कुछ उन 70 पेटों में समा रहा था। रुको रुको शैतानों, मुल्ला लाठी लेकर दौड़े, लेकिन बकरे बहुत फुर्तीले थे। वे इधर से उधर कूदते और मुल्ला को चकमा दे देते। आधे घंटे की मशक्कत के बाद जब मुल्ला और बेगम दोनों हाफने लगे, तब जाकर बकरे शांत हुए। ये कोई आम बकरे नहीं है, बेगम ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। इन्हें भूख बहुत लगती है। मुल्ला, तुमने 70 बकरे तो ले लिए, लेकिन इन्हें खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो खुद के खाने के लाले हैं। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई। ये एक वाजिब सवाल था। चिंता ना करो बेगम, मैं इन्हें गांव के बाहर चरागाह में ले जाऊंगा, वहां खूब हरी घास है। मुल्ला ने बकरों को इकट्ठा किया और गांव की गलियों से निकले। ये एक जुलूस जैसा था। जिस रास्ते से मुल्ला गुजरे, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कल तक जो लोग मुल्ला को पागल समझते थे, आज वे उन्हें इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। सलाम मुल्ला जी। मुल्ला जी, क्या बकरे हैं, वाह। मुल्ला जी, सुना है आपने बादशाह को हरा दिया। मुल्ला शान से सिर हिलाते, हाथ उठाते और आगे बढ़ते।
लेकिन भीड़ में एक जोड़ी आंखें ऐसी भी थीं जिनमें इज्जत नहीं, ईर्ष्या की आग जल रही थी। ये गांव का जमींदार ठाकुर जोरावर सिंह था। जोरावर सिंह को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि गांव का सबसे गरीब और सनकी आदमी रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। अरबी बकरे कीमती थे, एक एक बकरा कई अशरफियों का था। अगर मुल्ला ने इन्हें बेच दिया तो वो जमींदार से भी ज्यादा अमीर हो सकता था। और जोरावर सिंह अपनी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई भी खंबा खड़ा नहीं होने देता था। रामू, जोरावर ने अपने लठैत पहलवान को आवाज दी। जी मालिक, रामू ने हाथ जोड़कर कहा। नजर रखो इस मुल्ला पर, पता करो ये सच में बादशाह से लाया है या कहीं से चोरी करके। और अगर बादशाह से लाया भी है तो कोई ना कोई तरीका निकालो कि ये बकरे मेरे बाड़े में आ जाएं। मुझे वो सफेद नीली आंखों वाला बकरा बहुत खटक रहा है, उसमें कुछ खास है। उधर मुल्ला चरागाह में पहुंचे। बकरे मजे से घास चरने लगे। मुल्ला एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वो खास बकरा जिसे मुल्ला ने अब उस्ताद नाम दे दिया था, वो घास नहीं चर रहा था। वो पेड़ के पास खड़ा होकर दूर क्षितिज को देख रहा था। मुल्ला ने अपनी जेब से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और खुद खाने लगे। उस्ताद मुल्ला के पास आया और रोटी की तरफ देखा। तुम्हें घास नहीं खानी? मुल्ला ने पूछा। बकरे ने ना में सिर हिलाया। नखरे देखो नवाब के। मुल्ला ने रोटी का आधा टुकड़ा तोड़ा और बकरे की तरफ बढ़ाया। बकरे ने उसे सूंघा और बड़े सलीके से खा लिया, जैसे कोई इंसान खाता है। अजीब माजरा है, मुल्ला ने सोचा। ये बकरा अरबी नस्ल का है, शायद इसे खजूर पसंद हो, लेकिन यहाँ खजूर कहाँ से लाऊं? दोपहर होते होते एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। गांव का पटवारी लेखापाल, जो जमींदार का चमचा था, चरागाह में आया। उसके हाथ में एक रजिस्टर था। मुल्ला नसीरुद्दीन, पटवारी ने कड़क कर आवाज लगाई। क्या है भाई, चैन से बैठने भी नहीं दोगे? मुल्ला ने उबासी लेते हुए कहा। ये बकरे तुम्हारे हैं? नहीं, ये मेरे नहीं हैं, ये तो मेरी अकल के बच्चे हैं, मुल्ला ने व्यंग्य किया। दिखता नहीं? हाँ मेरे हैं। इनका चरागाह कर, ग्रेजिंग टैक्स जमा किया? क्या? मुल्ला उछल पड़े। कैसा कर? ये गांव की जमीन है, यहां पीढ़ियों से जानवर चढ़ते आए हैं, आज तक तो किसी ने टैक्स नहीं मांगा। वो तब था जब तुम्हारे पास 2 मरियल ऊंट थे, पटवारी ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम पशुधनपति की श्रेणी में आते हो। जमींदार साहब का नया नियम है, 50 से ज्यादा जानवर होने पर प्रति जानवर 1 चांदी का सिक्का टैक्स लगेगा। तुम्हारे पास 70 है, 70 चांदी के सिक्के निकालो अभी। मुल्ला का दिमाग चकरा गया। 70 चांदी के सिक्के? उनके पास तो 70 तांबे के सिक्के भी नहीं थे। ये तो सरासर लूट है, मुल्ला चिल्लाए। मेरे पास फूटी कौड़ी में। मैं टैक्स नहीं दे सकता। तो फिर नियम के मुताबिक, पटवारी ने इशारा किया और झाड़ियों के पीछे से जमींदार के 4 हट्टे कट्टे आदमी निकल आए। ये बकरे जब्त किए जाते हैं जब तक कि टैक्स न भरा जाए। इससे पहले कि मुल्ला कुछ कर पाते, उन लठैतों ने बकरों को घेरना शुरू कर दिया। मुल्ला ने विरोध किया, लेकिन एक ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। खबरदार मुल्ला, अगर जमींदार साहब से पंगा लिया तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। वे लोग बकरों को हाँक कर ले जाने लगे। मुल्ला की आंखों के सामने उनकी मेहनत, उनकी जीत, उनकी उम्मीदें लुट रही थीं। 70 बकरे एक एक करके जमींदार के बाड़े की तरफ जा रहे थे। मुल्ला ने देखा कि उस्ताद बकरा सबसे पीछे चल रहा था। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर मुल्ला को देखा। उसकी नीली आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संकेत था, धैर्य रखो। मुल्ला धूल झाड़कर खड़े हुए। गुस्सा उनकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन वे जानते थे कि ताकत से जमींदार का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें फिर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है जोरावर सिंह, मुल्ला कसम खाई। तुमने बकरे छीने हैं, मैं तुम्हारी इज्जत छीनूंगा। पंचायत होगी, अब फैसला सबके सामने होगा। मुल्ला सीधे गांव के मुखिया सरपंच के पास गए। सरपंच एक भला आदमी था, लेकिन जमींदार के दबाव में रहता था। मुल्ला ने दुहाई दी, सरपंच जी, ये अन्याय है। बादशाह का इनाम गांव का जमींदार कैसे छीन सकता है? क्या जमींदार का कानून बादशाह से ऊपर है? ये तर्क तीर की तरह लगा। अगर ये बात बाहर फैल गई कि जमींदार बादशाह के इनाम का अपमान कर रहा है, तो जमींदार की शामत आ सकती थी। सरपंच ने तुरंत पंचायत बुलाने का आदेश दिया। शाम को बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा था। एक तरफ जमींदार जोरावर सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मसनद पर बैठे थे, उनके पीछे उनके लठैत खड़े थे। दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन अकेले खड़े थे, फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन सिर ऊंचा किए हुए। सरपंच ने कार्यवाही शुरू की।
मुल्ला नसीरुद्दीन का आरोप है कि जमींदार साहब ने उनके बकरे अनुचित रूप से जब्त किए हैं। जमींदार साहब, आपका क्या कहना है? जोरावर सिंह ने पान थूकते हुए कहा। सरपंच जी, ये झूठ बोलता है। सबसे पहली बात, गांव के नियम सबके लिए बराबर हैं। जिसके पास ज्यादा जानवर उसे टैक्स देना होगा। दूसरी बात, जोरावर ने एक नया पैंतरा फेंका। हमें शक है कि ये बकरे बीमार हैं, ये विदेशी हैं, ये हमारे गांव के जानवरों में बीमारी फैला सकते हैं। इसलिए जनहित में मैंने इन्हें अपने आइसोलेशन बाड़े में रखा है। गांव वाले फुसफुसाने लगे। बीमारी का डर बहुत बड़ा हथियार होता है। लोग मुल्ला की तरफ शक की नजरों से देखने लगे। नहीं, मुल्ला ने जोर से कहा, यह झूठ है। ये बकरे शाही हैं। इनकी सेहत मेरी और आपकी सेहत से बेहतर है। जमींदार साहब की नीयत में खोट है, बकरों में नहीं। जुबान संभालो मुल्ला, पटवारी चिल्लाया। सबूत क्या है कि ये बकरे शाही हैं? हो सकता है तुमने किसी काफिले को लूटा हो। मुल्ला फंस गए थे। सबूत क्या था? उनके पास कोई शाही फरमान तो लिखित में था नहीं। तभी मुल्ला को एक विचार आया। सबूत बकरे खुद देंगे, मुल्ला ने कहा। सब लोग हंस पड़े। बकरे गवाही देंगे? मुल्ला पगला गया है। हाँ, मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा। अगर ये बकरे आम होते, ये किसी की भी बात मानते, लेकिन चूंकि ये शाही अरबी बकरे हैं, ये सिर्फ अरबी समझते हैं और शाही अदब जानते हैं। मैं चुनौती देता हूं जमींदार साहब को। वे बकरों को बुलाएं। अगर बकरे उनके पास आ गए तो बकरे उनके, और अगर मेरे बुलाने पर आए तो बकरे मेरे। जमींदार को लगा कि यह आसान है। जानवर तो अनाज देखकर किसी के भी पास आ जाते हैं। उसने मंगवाया हुआ बासी चना और गुड़ अपने पास रखवाया। मंजूर है, जमींदार ने कहा। खोलो बाड़े को। बकरों को पंचायत के बीच मैदान में लाया गया। वे भूखे थे। जमींदार ने हाथ में गुड़ लिया और आवाजें निकालने लगा। आओ आओ, ले ले ले। कुछ बकरे आगे बढ़े। जमींदार के चेहरे पर जीत की मुस्कान आई। मुल्ला का दिल धड़कने लगा। भूख के आगे वफादारी अक्सर हार जाती है। लेकिन तभी वो उस्ताद बकरा, नीली आंखों वाला, झुंड के आगे आ गया। उसने जमींदार के हाथ में गुड़ देखा और जोर से एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी चेतावनी जैसी थी। मैं। उस आवाज को सुनते ही जो बकरे आगे बढ़ रहे थे वे सब रुक गए और फिर एक साथ पीछे मुड़ गए। उस्ताद ने उन्हें ऐसे रोका जैसे कोई कम। जमींदार अपनी सेना को रोक रहा हो। जमींदार हैरान रह गया। उसने और गुड़ दिखाया, लेकिन एक भी बकरा आगे नहीं बढ़ा। वे सब जमींदार की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। ये जमींदार का घोर अपमान था। गांव वाले हंसी दबाने लगे। अब मुल्ला की बारी थी। मुल्ला के पास कोई गोड़ या चना नहीं था। वे खाली हाथ थे। मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की और एक अजीब सी बनावटी अरबी भाषा में गुनगुनाना शुरू किया। या हबीबी, या अल्लाहु अकबर, खुलजा सिमसिम, अल बकरा, अल शकरा। ये सब बेमतलब था, लेकिन सुनने में प्रभावशाली था। मुल्ला की आवाज सुनते ही उस्ताद बकरा मुल्ला की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे बाकी 70 बकरे भी कतार में चल पड़े। मुल्ला ने अपनी बाहें फैला दी और उस्ताद ने आकर अपना सिर मुल्ला के घुटनों से रगड़ दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मुल्ला जीत गया, मुल्ला जीत गया। सरपंच ने भी राहत की सांस ली। फैसला साफ है। बकरे मुल्ला को पहचानते हैं और उन्हीं की भाषा समझते हैं। जमींदार साहब, आपको बकरे लौटाने होंगे और जुर्माने के तौर पर मुल्ला को इन बकरों के लिए 1 महीने का दाना भी देना होगा। जोरावर सिंह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन भरी पंचायत में वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन जाते जाते मुल्ला को एक जहरीली नजर से देखा। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ मुल्ला, उसकी आंखें कह रही थीं। मुल्ला अपने बकरों के साथ शान से घर लौटे। आज की रात फिर जश्न की थी, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 2 बजे थे। मुल्ला गहरी नींद में थे। अचानक उन्हें अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वे चौंक कर उठे। क्या जमींदार के चोर आए हैं? उन्होंने दिया जलाया। रोशनी में जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। सामने उस्ताद बकरा खड़ा था, लेकिन वो खड़ा नहीं था। वो मुल्ला की संदूक, जिसमें मुल्ला अपने पुराने कपड़े रखते थे, खोलकर उसमें मुंह डाले खड़ा था। ए, क्या कर रहे हो? मुल्ला चिल्लाए। बकरे ने सिर उठाया। उसके मुंह में मुल्ला की एक पुरानी फटी हुई किताब थी। वो उसे चबा रहा था। मेरी किताब? मुल्ला दौड़े। वो किताब उनके परदादा की थी, जिसमें हकीमी नुस्खे लिखे थे। बकरे ने किताब नहीं छोड़ी। उसने पूरी किताब को एक ही बार में निगल लिया। मुल्ला सिर पकड़कर बैठ गए। ये बकरा है या दीमक? कागज खाता है।
तभी बकरे ने एक जोरदार डकार ली और फिर मुल्ला की तरफ देखकर एक हरकत की जिसे देखकर मुल्ला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बकरे ने अपने अगले दाहिने पैर से जमीन पर कुछ बनाना शुरू किया। मुल्ला ने झुककर देखा। धूल में बकरे ने एक खुर से एक आकृति बनाई थी, चांद और तारा, शाही निशान। मुल्ला का दिमाग सन रह गया। ये क्या है? तुम कौन हो? बकरे ने मुल्ला की आंखों में देखा। उन नीली आंखों में अब एक अजीब सी बुद्धिमत्ता थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता था। अगले दिन गांव में एक और तमाशा हो गया। जमींदार के घर के बाहर एक मुनादी वाला ढोल पीट रहा था। सुनो सुनो सुनो, राजधानी से शाही फरमान आया है। राजकुमारी साहिबा का सबसे प्रिय जादुई बकरा नूरे चश्म खो गया है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 दीनार का इनाम मिलेगा, और जिसके पास वो पाया जाएगा और उसने खबर नहीं दी उसे चोरी के इल्जाम में फांसी होगी। बकरे की पहचान सफेद रंग और नीली आंखें। मुल्ला जो बाजार में दूध बेचने का इंतजाम करने आए थे, ये सुनकर कांप गए। सफेद रंग, नीली आंखें, नूरे चश्म। मुल्ला को चक्कर आने लगा। वो बकरा, वो उस्ताद, वो कोई आम बकरा नहीं, राजकुमारी का पालतू था, और वो शाही बकरों के झुंड में गलती से आ गया था, और अब वो मुल्ला के घर में था। 1000 दीनार का इनाम। मुल्ला के मन में लालच आया। फांसी की सजा। मुल्ला के मन में डर आया। अगर वे बकरा लौटाने जाते हैं तो जमींदार कहेगा कि मुल्ला ने उसे चुराया था। जमींदार शाही सैनिकों को भड़का देगा, और अगर नहीं लौटाते तो बकरा कभी भी पकड़ा जा सकता है। उसकी नीली आंखें उसे छिपाने नहीं देंगी। मुल्ला भागते हुए घर आए। बेगम आंगन में उस बकरे को नहला रही थी। अरे, ये कितना प्यारा है मुल्ला, देखो तो सही, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। प्यारा नहीं, ये हमारी मौत का फरमान है बेगम, मुल्ला ने हांफते हुए कहा। ये राजकुमारी का बकरा है, इसे छिपाना होगा। छिपाना? 70 बकरों के बीच एक नीली आंखों वाला बकरा कैसे छिपाओगे? मुल्ला ने दिमाग दौड़ाया। रंग, हमें इसे रंगना होगा, इसे काला कर देंगे। मुल्ला ने जल्दी से काले और हंदी का घोल तैयार किया। उन्होंने और बेगम ने मिलकर उस बेचारे शाही बकले को ऊपर से नीचे तक काला और भूरा रंग दिया। उसकी सफेद मखमली खाल अब गंदी और धब्बेदार दिख रही थी। अब इसकी आंखें? बेगम ने पूछा। मुल्ला ने सोचा। चश्मा? नहीं, हम कहेंगे कि इसे मोतियाबिंद है। नहीं, ये बकरा होशियार है, ये आंखें बंद रखेगा। मुल्ला बकरे के सामने बैठे। देखो उस्ताद, मेरा मतलब है नूरे चश्म। तुम्हारी जान और मेरी जान अब एक धागे से बंधी है। अगर तुम शाही महल जाना चाहते हो तो हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। अभी बाहर दुश्मन है, तुम्हें आम बकरा बनकर रहना होगा, समझ गए? बकरे ने मुल्ला को देखा और फिर जमीन पर लेट गया और धूल में लौटने लगा। उसने खुद को और गंदा कर लिया। समझदार है, बेगम ने कहा। लेकिन मुसीबतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शाम को जमींदार जोरावर सिंह शाही सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ मुल्ला के घर आ धमका। यही है वो घर, जोरावर ने कमांडर से कहा। इस मुल्ला के पास 70 अरबी बकरे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि नूरे चश्म इसी के पास होगा। कमांडर, जो एक क्रूर चेहरा वाला आदमी था, उसने मुल्ला के आंगन में कदम रखा। कहाँ है बकरे? उसने गरज कर पूछा। मुल्ला ने हाथ जोड़ लिए। हुजूर, बाड़े में हैं, देख लीजिए, सब गरीब और शरीफ जानवर हैं। सैनिक बाड़े में घुस गए। वे हर बकरे को गौर से देखने लगे। वे सफेद बकरे की तलाश कर रहे थे, लेकिन वहां सब या तो भूरे थे या चितकबरे या काले। मुल्ला की कलाकारी। यहां कोई सफेद बकरा नहीं है, एक सैनिक ने कहा। आंखें चेक करो, कमांडर चिल्लाया। नीली आंखें। सैनिकों ने बकरों की आंखें देखनी शुरू की। बकरे डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। उस्ताद रंगा हुआ एक कोने में दुबक कर बैठा था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए था, जैसे सो रहा हो। एक सैनिक उस्ताद के पास पहुंचा। उसने उसकी गर्दन पकड़ी। उठो। बकरा हिला नहीं। सैनिक ने उसे झकझोरा। बकरे ने धीरे से एक आंख खोली। मुल्ला की सांस अटक गई। अगर नीली चमक दिख गई तो खेल खत्म। लेकिन बकरे ने आंख पूरी नहीं खोली। उसने अपनी पुतली को ऊपर चढ़ा लिया था, जिससे सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बकरा अंधा या बीमार है। ये तो काना और बीमार लगता है, सैनिक ने कहा और उसे धक्का देकर छोड़ दिया। मैंने कहा था ना, मुल्ला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जमींदार साहब को मुझसे पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। कमांडर ने जमींदार को घूरा। हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए तुम्हें सजा मिल सकती है ठाकुर।
सैनिक जाने ही वाले थे कि तभी एक अनहोनी हो गई। बेगम रसोई से बाहर आ रही थीं। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें अनार के कुछ दाने रखे थे जो मुल्ला ने खास उस्ताद के लिए मंगवाए थे। अनार की खुशबू हवा में तैरी। उस खुशबू ने उस्ताद नूरे चश्म के शाही संयम को तोड़ दिया। वो भूल गया कि वो नाटक कर रहा है। वो भूल गया कि वो रंगा हुआ है। वो बिजली की रफ्तार से उठा और बेगम की तरफ लपका। मैं। उसकी आवाज में एक शाही आदेश था। दौड़ते वक्त वो पानी की नाद से टकराया और गिर गया। पानी उसके चेहरे पर पड़ा। कालिख और मेहंदी का कच्चा रंग धुलने लगा। काले चेहरे के नीचे से दूधिया सफेदी झलकने लगी। और सबसे बुरी बात, उसने खड़े होकर सीधे कमांडर की आंखों में अपनी चमकदार नीली आंखों से देखा। सन्नाटा। कमांडर। आंखें फैल गईं। पकड़ो इसे, यही है वो। धोखा, गद्दारी, सैनिक चिल्लाए। मुल्ला और बेगम एक दूसरे से चिपक गए। जमींदार जोरावर सिंह ने एक पैशाचिक हंसी हंसी। अब बचो मुल्ला, अब तुम्हारी अकल नहीं, तुम्हारी खाल उतरेगी। सैनिकों ने मुल्ला को जकड़ लिया। कमांडर ने अपनी तलवार मुल्ला की गर्दन पर रख दी। राजकुमारी के बकरे को चुराने और उसका हुलिया बिगाड़ने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कल सुबह तुम्हें बादशाह के सामने पेश किया जाएगा और शाम तक तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन को हथकड़ियां पहना दी गईं। उन्हें घसीटते हुए ले जाया जाने लगा। गांव वाले देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। बेगम रो रही थी। नूरे चश्म को एक मखमली गद्दी पर बिठाया गया और शाही सम्मान के साथ ले जाया गया। जाते जाते बकरे ने मुल्ला की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब माफी का भाव था। मुल्ला को कालकोठरी में डाल दिया गया। ये वही कालकोठरी थी जहां से उन्होंने अपनी कहानी शुरू की थी। डर था कि कहीं वही अंत ना हो जाए। अंधेरे में बैठे मुल्ला सोच रहे थे, मुल्ला तुमने 70 बकरे तो पा लिए लेकिन अपनी आजादी खो दी। अब कोई चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है। तभी कोठरी की खिड़की, जो बहुत ऊंची थी, से एक साया अंदर आया। नहीं, वो इंसान नहीं था, वो एक कबूतर था, शाही कबूतर। उसके पैर में एक चिट्ठी बंधी थी। मुल्ला ने उस कबूतर को पकड़ा, चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, हम जानते हैं कि तुमने नूरे चश्म को नहीं चुराया, उसने तुम्हें चुना है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कल दरबार में वही करना जो मैं कहूं। एक गुप्त शुभचिंतक। ये कौन था? क्या राजकुमारी या कोई वजीर जो मुल्ला की अकल का कायल हो गया था? और कल दरबार में क्या होने वाला था? क्या मुल्ला अपनी बातों से फांसी के फंदे को गले का हार बना पाएंगे? रात का सन्नाटा कालकोठरी की दीवारों में गूंज रहा था। ये जगह इतनी ठंडी थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन की हड्डियों में सिहरन दौड़ रही थी। फर्श पर थोड़ी सी सूखी घास बिछी थी जो शायद पिछले कैदी ने छोड़ी थी। मुल्ला दीवार से टेक लगाकर बैठे थे। उनकी नजर उस छोटी सी रोशनदान पर थी जहां से कुछ देर पहले वो शाही कबूतर आया था। मुल्ला ने उस छोटी सी पर्ची को अपनी हथेली में भींच रखा था। हम जानते हैं कि तुमने नूरे चश्म को नहीं चुराया। कल दरबार में वही करना जो मैं कहूं। ये मददगार कौन था? क्या ये कोई जाल था या वाकई कोई फरिश्ता? मुल्ला का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था, लेकिन शरीर थक चुका था। बगल में एक चूहा निर्भीक होकर घूम रहा था। देख रहे हो दोस्त, मुल्ला ने चूहे से कहा, कल मैं बादशाह का मेहमान था, आज तुम्हारा मेहमान हूं। वक्त की फितरत ही बदलना है। बस दुआ करो कि मेरी गर्दन सलामत रहे, वरना तुम्हें मेरा बचा कुचा खाना भी नहीं मिलेगा। सुबह हुई। लोहे का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। 2 विशालकाय जल्लाद अंदर आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चलो मुल्ला, एक ने भारी आवाज में कहा, बादशाह सलामत इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारी तलवार भी। मुल्ला ने अपने कपड़े झाड़े, पगड़ी को जो अब खुल चुकी थी दोबारा लपेटा और मुस्कुराए। भाई, इंतजार तो अच्छी चीज का करना चाहिए। मेरी गर्दन काटकर बादशाह को क्या मिलेगा? न सूप बनेगा न कबाब। जल्लादों ने मुल्ला की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें धकेलते हुए बाहर ले आए। शाही दरबार का नजारा आज बिल्कुल अलग था। वो हंसी मजाक, वो पहेलियां, वो दरियादिली, सब गायब था। आज दरबार एक अदालत थी और हवा में मौत की गंध थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल था। उनके बगल में एक मखमली गद्दी पर नूरे चश्म बैठा था। शाही सेवकों ने उसे नहलाकर साफ कर दिया था, लेकिन मेहंदी का कुछ हल्का रंग अभी भी उसकी खाल पर बाकी था, जो उसे धब्बेदार दिखा रहा था। जमींदार जोरावर सिंह और उसका कमांडर एक तरफ खड़े थे। उनके चेहरों पर जीत की कुटिल मुस्कान थी।
मुल्ला को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। नसीरुद्दीन, बादशाह की आवाज बिजली की तरह कड़की। हमने तुम्हें इनाम दिया, इज्जत दी, और तुमने क्या किया? हमारी बेटी की सबसे प्यारी निशानी, इस बेजुबान नूरे चश्म को चुराया, और सिर्फ चुराया नहीं बल्कि इस मासूम को बदसूरत बनाने के लिए इस पर कालिख पोत दी। क्या यही है तुम्हारी अक्लमंदी या ये तुम्हारी नीचता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने एक नजर नूरे ए चश्म पर डाली। बकरा मुल्ला को देखते ही खड़ा हो गया और मैं करने लगा, जैसे अपनी गवाही दे रहा हो। खामोश, कमांडर ने बकरे को डराया। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। उन्हें चिट्ठी की हिदायत याद आई, इनकार मत करना, इसे सुरक्षा का रस्म बताना। मुल्ला ने जमीन चूमकर सलाम किया। जहां पनाह, अगर मेरी जान लेने से आपका गुस्सा शांत होता है तो ये सिर हाजिर है, लेकिन मरने से पहले एक सवाल की इजाजत चाहता हूं। बादशाह ने घूरते हुए कहा, पूछो, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। जहां पनाह, क्या आप मानते हैं कि दुनिया में नजर, बद्दुआ, ईविल आई लगती है? मुल्ला ने गंभीरता से पूछा। बादशाह चौंक गए। हाँ, नजर तो पत्थर को भी फोड़ देती है, पर इसका तुम्हारी चोरी से क्या ताल्लुक? मुल्ला ने अपनी आवाज में नाटकीय दर्द भरते हुए कहा, ताल्लुक है हुजूर, बहुत गहरा ताल्लुक है। जब ये शाही बकरा मेरे झुंड में गलती से आ मिला तो मैंने इसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने इसकी नीली आंखों और इसके नूरानी चेहरे को देखा तो मैं डर गया। इतना खूबसूरत जानवर 70 बकरों के बीच ये चांद जैसा चमक रहा था। मुझे लगा कि अगर इसे किसी की बुरी नजर लग गई तो ये मर जाएगा। मुल्ला ने बकरे की तरफ इशारा किया। हुजूर, हम गरीब लोग हैं, हम अपनी सबसे कीमती चीज को बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं। ये बकरा इतना नायाब था कि छोटा टीका काम नहीं करता, इसलिए मैंने इसे पूरी तरह से काला कर दिया। ये बदसूरत करने के लिए नहीं था, ये इसे जमाने की बुरी नजर से बचाने का एक कवच था। मैंने इसे छिपाया नहीं, मैंने इसकी हिफाजत की। बादशाह सोच में पड़ गए। ये तर्क अंधविश्वास पर आधारित था, लेकिन उस जमाने में अंधविश्वास तर्क से बड़ा होता था। जमींदार जोरावर सिंह ने भांप लिया कि बादशाह का गुस्सा पिघल रहा है। वो बीच में कूद पड़ा। झूठ, सरासर झूठ। जहां पना, ये मुल्ला कहानियां बना रहा है। इसने इनाम के लालच में या इसे बेचने के लिए इसका हुलिया बदला था। अगर ये इतना ही वफादार था तो इसने तुरंत महल में खबर क्यों नहीं दी? मुल्ला ने जमींदार की तरफ मुड़कर देखा। खबर? ठाकुर साहब, जब आप और आपके लठैत मेरे पीछे पड़े हों तो एक गरीब मुल्ला जान बचाएगा या खबर देने आएगा? और वैसे भी ये बकरा आपके पास आने से मना कर चुका था, याद है ना पंचायत का फैसला? जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। तभी दरबार के पीछे के हिस्से से, जहां रानियां और शहजादियां बैठती थीं, चिलमन के पीछे एक सुरीली लेकिन कड़क आवाज आई। अब्बा हुजूर, मुल्ला सच कह रहा है। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। चिलमन के पीछे से राजकुमारी की आवाज थी। नूरे चश्म पिछले कई हफ्तों से बीमार था, वो खाना नहीं खा रहा था। शाही हकीम भी हार मान चुके थे, लेकिन देखिए आज ये कितना तंदुरुस्त लग रहा है। इसकी आंखों में चमक है। मुल्ला ने इसे न केवल नजर से बचाया, बल्कि इसे वो खिलाया जो शाही बावर्ची भी नहीं खिला पाए। देखिए ये मुल्ला के पास जाने के लिए कैसे मचल रहा है। नूरे चश्म ने रस्सियां खींचनी शुरू कर दी ताकि वो मुल्ला के पास जा सके। जानवर झूठ नहीं बोलते, ये सबसे बड़ा सबूत था। बादशाह का चेहरा बदल गया। गुस्से की जगह अब शर्मिंदगी और अचरज ने ले ली थी। उन्होंने जमींदार को देखा। ठाकुर जोरावर सिंह, तुमने हमें बताया था कि मुल्ला ने बकरे को चुराया और प्रताड़ित किया, लेकिन यहां तो बकरा मुल्ला का मुरीद लग रहा है। तुमने हमारे कान भरे? नहीं सरकार, मुझे लगा। जमींदार हकलाने लगा। खामोश, बादशाह गरजे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद उसमें गिरते हैं। तुम्हारी सजा यह है कि तुम आज ही मुल्ला नसीरुद्दीन को 70 नहीं बल्कि 100 और बकरे अपने निजी खजाने से दोगे, और उन बकरों को मुल्ला के घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। तुम खुद उन्हें हाक कर ले जाओगे। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। जमींदार का चेहरा देखने लायक था। एक ठाकुर बकरे चराएगा, लेकिन शाही हुक्म था, नाफरमानी का मतलब मौत। मुल्ला की जंजीरें खोल दी गईं। मुल्ला ने अपनी कलाइयां सहलाईं और बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह की इंसाफ पसंदी जिंदाबाद और राजकुमारी साहिबा की उम्र दराज हो। मुल्ला ने मन ही मन उस गुप्त शुभचिंतक को शुक्रिया कहा। वो राजकुमारी ही थीं जिन्होंने वो खत भिजवाया था। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की किस्मत में चैन से बैठना लिखा ही नहीं था। अभी ये ड्रामा खत्म ही हुआ था।
कि दरबार के मुख्य द्वार पर एक बड़ा हंगामा हुआ। नगाड़े बजने लगे, लेकिन ये नगाड़े नहीं थे, ये युद्ध की चेतावनी थी। एक धूल से सना हुआ घुड़सवार जिसके शरीर पर खून के धब्बे थे, दरबार में लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ। वो राज्य की सीमा का प्रहरी था। गजब हो गया जहांपना, गजब हो गया, वो गिरते पड़ते बोला। क्या हुआ, साफ साफ बताओ। बादशाह अपनी गद्दी से खड़े हो गए। पड़ोसी मुल्क खुरासान का सुल्तान अपनी विशाल फौज के साथ हमारी सीमा पर आ पहुंचा है। उसने हमारे शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। दरबार में कोहराम मच गया। खुरासान का सुल्तान तैमूर लंगड़ा अपनी क्रूरता और विशाल सेना के लिए मशहूर था। उसके पास हजारों हाथी और लाखों पैदल सैनिक थे। इस छोटे से राज्य के पास उसके सामने टिकने की कोई ताकत नहीं थी। लेकिन क्यों? बादशाह ने घबराते हुए पूछा। हमने तो हमेशा संधि का पालन किया है। सैनिक ने एक पत्र निकालकर वजीर को दिया। वजीर ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखने लगा। क्या लिखा है इसमें? बादशाह ने चिल्लाकर पूछा। वजीर ने थूक निकला। जहांपना, सुल्तान तैमूर ने लिखा है कि उसने सुना है हमारे राज्य में एक ऐसा जादूगर है जो 2 ऊंटों को 100 बकरों में बदल देता है, और जिसके पास ऐसे जादुई बकरे हैं जो सोना उगलते हैं और फौज को हरा सकते हैं। वो उस जादूगर और उन दिव्य बकरों को चाहता है। अगर हमने शाम तक उस शख्स और उसके बकरों को उसके हवाले नहीं किया तो वो पूरे शहर को आग लगा देगा। सबकी नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन पर टिक गईं। मुल्ला का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे, ये कौन सी नई मुसीबत है? मुल्ला ने सिर पर हाथ मारा। मैंने तो सिर्फ एक सौदे की कहानी गढ़ी थी। ये तो अंतरात्मा की आवाज की तरह फैल गई। अफवाहें हकीकत से ज्यादा तेज और खतरनाक होती हैं। मुल्ला की ऊंट और बकरों वाली कहानी व्यापारियों और यात्रियों के जरिए खुरासान तक पहुंचते पहुंचते बदल गई थी। वहां ये मशहूर हो गया था कि बगदाद के पास एक ऐसा शख्स है जिसके बकरे जिन्नात की नस्ल के हैं और वे अजेय हैं। सुल्तान तैमूर, जो अंधविश्वासी और लालची था, उन बकरों को अपनी सेना में शामिल करना चाहता था। मुल्ला, बादशाह ने उम्मीद भरी नजरों से मुल्ला को देखा। अब तुम ही हमें बचा सकते हो। मैं? मुल्ला छे हटे। हुजूर, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मेरे पास कोई जादुई बकरे नहीं हैं। वे तो साधारण जानवर हैं जो दिन भर मैं करते हैं और हर चीज पर मुंह मारते हैं। लेकिन दुश्मन ये नहीं मानता, वजीर ने कहा। अगर हमने उन्हें बकरे नहीं दिए तो वे हमला कर देंगे, और अगर हमने कहा कि वे साधारण बकरे हैं तो उन्हें लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं और वे फिर भी हमला कर देंगे। मुल्ला फंस गए थे। ये कुआं और खाई वाली स्थिति थी। तो क्या करूं? बकरों की फौज लेकर लड़ने जाऊं? मुल्ला ने व्यंग में कहा। हां, बादशाह की आंखों में चमक आ गई। यही एकमात्र रास्ता है। मुल्ला, हम तुम्हें शाही बकरा कमांडर यानी रॉयल गोट कमांडर घोषित करते हैं। तुम अपने 70 बकरों और जमींदार से मिले 100 बकरों और हमारे शाही नूरे चश्म को लेकर सीमा पर जाओगे। तुम्हें अपनी अकल से सुल्तान तैमूर को रोकना होगा। ये आत्महत्या है, मुल्ला चिल्लाए। बकरे तोप के गोलों का मुकाबला कैसे करेंगे? ये अकल की जंग है मुल्ला, बादशाह ने कहा। तुमने मंत्रियों को हराया, जमींदार को हराया, अब तुम्हें फौज को हराना है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, और अगर हार गए तो वैसे भी हम सब मारे जाएंगे। मुल्ला ने देखा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बेगम की जान, गांव वालों की जान और खुद उनकी जान अब दांव पर थी। और सबसे बड़ी बात, नूरे चश्म मुल्ला के पास आया और उनकी धोती खींचने लगा, जैसे कह रहा हो, चलो मजा आएगा। ठीक है, मुल्ला ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे सेना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे बकरे, कुछ खाली कनस्तर, बहुत सारा कपड़ा और ढोल नगाड़े चाहिए। ये सब किस लिए? सेनापति ने पूछा। जंग तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाएगी, मुल्ला ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था। खुरासान की विशाल सेना मैदान में डेरा जमाई खड़ी थी। उनके भालों की नोकें लाल सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। सुल्तान तैमूर अपने आलीशान तंबू में बैठा जादूगर का इंतजार कर रहा था। तभी सामने की पहाड़ी से एक अजीब सा जुलूस आता दिखाई दिया। सबसे आगे मुल्ला नसीरुद्दीन थे, एक गधे पर सवार, क्योंकि ऊंट अब थे नहीं। उनके एक हाथ में एक झंडा था
और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा आईना। उनके पीछे एक अजीबोगरीब दृश्य था। करीब 200 बकरे, 70 मुल्ला के, 100 जमींदार के और कुछ शाही आ रहे थे, लेकिन वे बकरे सामान्य नहीं लग रहे थे। मुल्ला ने हर बकरे की पीठ पर कपड़े बांधकर उन्हें ऊंट जैसा कुबड़ बना दिया था और हर बकरे के गले में लालटेनें और घंटियां लटकी थीं। और सबसे डरावनी बात, कुछ बकरों के सींगों पर मुल्ला ने सूखे झाड़ झंखाड़ बांधकर उनमें आग लगा दी थी, जो सुरक्षित दूरी पर थीं, लेकिन रात के अंधेरे में मशाल जैसी दिख रही थीं। ये बकरों की फौज धूल उड़ाती हुई आ रही थी और उनके पीछे गांव के कुछ लोग छुपकर ढोल और नगाड़े बजा रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई विशाल सेना आ रही है। सुल्तान तैमूर ने दूरबीन से देखा। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या बला है, ये क्या है। उसने अपने वजीर से पूछा। ये जानवर छोटे हैं पर इनके कुबड़ कूंट जैसे हैं और इनके सिर पर आग जल रही है। हुजूर, वजीर ने कांपते हुए कहा, सुना है वो जादूगर जिन्नात को जानवरों की शक्ल में बुलाता है। ये आग्नेय पशु फायर बीस्ट्स लगते हैं। अगर ये हमारे हाथियों के पैरों के नीचे घुस गए और फट गए तो तबाही मच जाएगी। डर का बीज बो दिया गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन निडर होकर बिना किसी हथियार के सीधे दुश्मन के खेमे की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ नूरे चश्म चल रहा था, जिसके गले में शाही मुहर लटक रही थी। सुल्तान के सैनिक धनुष तान कर खड़े थे। रुक जाओ, सुल्तान का एक सिपाह सालार चिल्लाया। तुम कौन हो और अपनी मौत के मुंह में क्यों आ रहे हो? मुल्ला ने अपना गधा रोका। उन्होंने अपनी तेज आवाज में, जो घाटी में गूंज गई, कहा, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं, बगदाद का महापशुपालक। मैं तुम्हारे सुल्तान से बात करने आया हूं। मेरे साथ मेरे विस्फोटक बकरे हैं। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं एक इशारा करूंगा और ये सारे बकरे तुम्हारे तंबुओं में घुसकर, खैर तुम समझदार हो। विस्फोटक बकरे। सिपाह सालार घबरा गया। उसने कभी ऐसी तकनीक के बारे में नहीं सुना था। सुल्तान तैमूर तंबू से बाहर आया। वो मुल्ला के आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। ए फकीर, सुल्तान ने कहा, तुम अकेले आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? सुल्तान ने कहा, जिसके पास खोने को कुछ ना हो उसे डर कैसा? मैं यहां सौदा करने आया हूं। तुम बकरे चाहते थे ना, मैं लाया हूं। लेकिन ये आम बकरे नहीं हैं। इन्हें भूखमरी और बदकिस्मती की बीमारी है। जो इन्हें रखता है उसका खजाना खाली हो जाता है। मैं तो खुश हूं कि तुम इन्हें ले जा रहे हो। बगदाद इनसे परेशान था। सुल्तान की भौहें तन गईं। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैंने सुना है ये सोना देते हैं। अरे यही तो अफवाह है, मुल्ला हंसे। ये सोना नहीं, गोबर देते हैं, लेकिन लोग उसे सोना समझ लेते हैं क्योंकि ये शाही बकरे हैं। देखिए, अगर आपको यकीन न हो तो मैं आपको नूरे चश्म भेंट करता हूं। इसे रखिए। अगर कल सुबह तक आपके खजाने में बढ़ोतरी हो जाए तो हमला कर देना, और अगर कमी हो जाए तो समझ जाना कि मैं सच बोल रहा हूं। मुल्ला ने बहुत चालाकी से उस्ताद नूरे चश्म को आगे कर दिया। सुल्तान लालची था। उसने सोचा, एक रात की ही तो बात है, देख लेते हैं। ठीक है, सुल्तान ने कहा, हम आज रात हमला नहीं करेंगे। हम इस बकरे को अपने साथ रखेंगे। अगर ये जादू ही निकला तो हम तो इन्हें छोड़ देंगे, अगर नहीं तो सुबह तुम्हारा सिर धड़ से अलग होगा। मुल्ला बकरे को छोड़कर वापस लौट आए। बादशाह और पूरा शहर सांस रोके इंतजार कर रहा था। मुल्ला, तुमने क्या किया? वजीर ने पूछा। तुमने बकरा उन्हें दे दिया? मुल्ला मुस्कुराए। वजीर साहब, कभी कभी दुश्मन को हराने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी मुसीबत तोहफे में देनी पड़ती है। नूरे चश्म को एक आदत है जो सुल्तान को बहुत भारी पड़ेगी। क्या आदत? वो कागज ढाता है और उसे नक्शे और दस्तावेज बहुत पसंद है। मुल्ला ने आंख मारी। उस रात सुल्तान के तंबू में वही हुआ जिसका अंदाजा मुल्ला को था। सुल्तान ने बकरे को अपने खास कक्ष में बंधवाया, जहां उसकी युद्ध की योजनाएं और नक्शे मेज पर रखे थे। सुल्तान गहरी नींद में सो गया और नूरे चश्म, जो रस्सियां खोलने में माहिर था, मुल्ला की संगत का असर, वो आज़ाद हो गया। उसे भूख लगी थी। सामने मेज पर कुरकुरे पुराने कागज, युद्ध के नक्शे रखे थे। बकरे ने पूरी रात दावत उड़ाई। खुरासान के हमले का पूरा नक्शा, रसद की लिस्ट और जासूसों के नाम सब बकरे के पेट में चले गए। सुबह जब सुल्तान जागा तो उसने देखा कि बकरा उसकी मेज पर खड़ा होकर आखिरी नक्शे का टुकड़ा चबा रहा था।
नहीं, सुल्तान चीखा, मेरे नक्शे, मेरी योजनाएं। तभी बकरे ने सुल्तान के बिस्तर पर एक और शाही काम कर दिया, गोबर, और मेमनाते हुए भागने लगा। सुल्तान के तंबू में अफरा तफरी मच गई। बकरे ने भागते हुए मशाल गिरा दी, जिससे तंबू में आग लग गई। आग देख बाकी बकरे जो मुल्ला ने सीमा पर छोड़े थे भी भड़क गए और दुश्मन के शिविर में घुस गए। उनकी पीठ पर बंधे कपड़ों ने आग पकड़ ली, छोटी आग लेकिन डराने वाली। दुश्मन के हाथियों ने आग देखी और पागल हो गए। वे अपनी ही सेना को कुचलने लगे। भागो, ये बकरा मनहूस है, ये जादूगर सच कह रहा था। सुल्तान की सेना में भगदग मच गई। बिना नक्शे, बिना योजना और अपने ही हाथियों के डर से विशाल सेना पीछे हटने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन पहाड़ी पर खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे। देख रहे हो दोस्तों, मुल्ला ने अपने बचे हुए बकरों से कहा, इसे कहते हैं बिना लड़े जंग जीतना। सुल्तान तैमूर अपनी जान बचाकर भागा। वो मान गया कि बगदाद के बकरे और वहां के बूढ़े सच क्या खतरनाक हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन का स्वागत एक नायक की तरह हुआ। बादशाह ने उन्हें गले लगा लिया। नूरे चश्म वापस आ गया था और अब वो मुल्ला की गोद में था। मांगो मुल्ला, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हारा होगा, बादशाह ने ऐलान किया। मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखा, अपनी बेगम की तरफ देखा और फिर जमींदार जो अब बकरे हाँक रहा था की तरफ देखा। जहांपनाह, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। राज्य चलाना बहुत सिरदर्दी का काम है। मुझे बस 3 चीजें चाहिए। कहो। पहला, ये 70 बकरे और जमींदार के 100 बकरे मेरे पास ही रहेंगे। दूसरा, जमींदार साहब हर महीने मेरे बकरों के लिए ताजा गाजर भिजवाएंगे। और तीसरा, मुल्ला रोके। तीसरा क्या? तीसरा ये कि मुझे एक नया बड़ा घर चाहिए जिसमें एक बड़ी लाइब्रेरी हो, लेकिन उसमें कोई भी जरूरी कागज ना हो, क्योंकि मेरा दोस्त नूरे चश्म अभी भी भूखा है। सब हंस पड़े। कहानी का सुखद अंत लग रहा था। मुल्ला अमीर हो गए थे, मशहूर हो गए थे और इज्जतदार बन गए थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की जिंदगी में अंत कभी नहीं होता, बस एक नया पेंच होता है। जब मुल्ला अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे तो उन्हें अपनी पुरानी संदूक के नीचे एक पुराना ताम्रपत्र कॉपर प्लेट मिला। ये वही संदूक था जिसे बकरे ने खोला था। ताम्रपत्र पर कुछ अजीब लिपि लिखी थी। मुल्ला ने उसे साफ किया। वो किसी खजाने का नक्शा लग रहा था, लेकिन नक्शा बगदाद का नहीं था, वो रेगिस्तान के पार का था। और नक्शे के नीचे लिखा था, असली खजाना बकरों में नहीं, उस जगह है जहां ऊंट नहीं जा सकते और बकरे नहीं चढ़ सकते। मुल्ला ने नूरे चश्म की तरफ देखा। बकरा ताम्रपत्र को देखकर पहली बार गंभीर हो गया। क्या ये एक नई यात्रा की शुरुआत थी? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन अब खजाने की खोज में निकलेंगे? और ये बकरा असल में कौन था? मुल्ला नसीरुद्दीन का नया घर आलीशान था। दीवारों पर कालीन टंगे थे और आंगन में 70 नहीं, अब करीब 200 बकरे घूम रहे थे। लेकिन मुल्ला का मन इन सुख सुविधाओं में नहीं लग रहा था। उनकी मेज पर वो पुराना धूल भरा ताम्रपत्र रखा था जो उन्हें संदूक के नीचे मिला था। रात के सन्नाटे में दिए की टिमटिमाती लाशनी में मुल्ला उस पर खुदे नक्शे को रहे थे। असली खजाना बकरों में नहीं, उस जगह है जहां ऊंट नहीं जा सकते और बकरे नहीं चढ़ सकते। बेगम जो अब रेशमी लिबास पहनती थीं, मुल्ला के पास आकर खड़ी हो गईं। फिर शुरू हो गए, उन्होंने डांटते हुए कहा, लेकिन आवाज में नरमी थी। अभी तो जान बची है, फिर किस मुसीबत को न्योता दे रहे हो? मुल्ला ने सिर उठाया। बेगम, ये मुसीबत नहीं, ये पहेली है। और मुल्ला नसीरुद्दीन पहेली को अधूरी नहीं छोड़ता। सोचो, ऐसी कौन सी जगह है जहां ऊंट जो रेगिस्तान का जहाज है नहीं जा सकता और बकरा जो पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ जाता है नहीं चढ़ सकता? बेगम ने चिढ़कर कहा, पानी। ऊंट पानी में नहीं चल सकता और बकरा पानी में नहीं चढ़ सकता। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह बेगम, तुम तो मुझसे भी बड़ी अक्लमंद निकली। पानी, लेकिन रेगिस्तान में पानी कहां? नक्शा देखो, ये सूखी घाटी वादी खामोश की तरफ इशारा कर रहा है। वहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं है। उसी रात मुल्ला ने फिर से अपनी पुरानी फटी हुई शेरवानी पहनी। उन्होंने तय किया कि वे अकेले जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, नूरे चश्म नीली आंखों वाला बकरा वहां खड़ा था। उसने मुल्ला का रास्ता रोका और मैं किया। तुझे भी चलना है? मुल्ला ने पूछा। ठीक है, शायद तुझे ही रास्ता पता हो। मुल्ला, बेगम जो उन्हें अकेले जाने देने को राजी नहीं थी, और वो शाही बकरा, तीनों चुपचाप पिछले दरवाजे से निकले।
वे नहीं चाहते थे कि किसी को कानों कान खबर हो, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं और दुश्मन की आंखें कभी नहीं सोती। जमींदार जोरावर सिंह, जिसे अब मुल्ला के बकरों को गाजर खिलाने की सजा मिली थी, गुस्से में जल रहा था। वो मुल्ला के घर की जासूसी करवा रहा था। जैसे ही उसे खबर मिली कि मुल्ला और बेगम रात को कहीं जा रहे हैं, वो समझ गया जरूर उस फकीर को कोई बड़ा खजाना मिला है। जोरावर ने अपने लठैतों से कहा, तलवारें निकाल लो, आज हिसाब बराबर होगा। रेगिस्तान में कोई गवाह नहीं होता। आज मुल्ला का किस्सा हमेशा के लिए खत्म। मुल्ला और उनका छोटा काफिला शहर से दूर रेगिस्तान के बीहड़ रास्तों पर चल रहा था। चांदनी रात थी, रेत चांदी की तरह चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। हम कहाँ जा रहे हैं मुल्ला? बेगम ने डरते हुए पूछा। यहाँ तो जिन्नात का बसेरा है। डर के आगे ही खजाना है बेगम, मुल्ला ने ढांढस बंधाया। करीब 2 घंटे चलने के बाद वे एक पुरानी खंडहर हो चुकी जगह पर पहुंचे। यहाँ कभी एक किला हुआ करता था जो अब बस पत्थरों का ढेर था, और बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कुएं की मुंडेर टूटी हुई थी। नूरे चश्म दौड़कर कुएं के पास गया और नीचे झांकने लगा। यही है, मुल्ला ने कहा, जहां ऊंट नहीं जा सकता क्योंकि कुआं तंग है, और बकरा नहीं चढ़ सकता क्योंकि दीवारें सीधी और चिकनी हैं। मुल्ला ने अपनी रस्सी निकाली और उसे कुएं के पास एक मजबूत पत्थर से बांधा। मैं नीचे जा रहा हूं, मुल्ला ने कहा। तभी अंधेरे से एक कड़कती हुई आवाज आई, रुको मुल्ला, नीचे तुम नहीं, हम जाएंगे। मुल्ला और बेगम चौंक कर पलटे। सामने जमींदार जोरावर सिंह और उसके 5 हथियारबंद आदमी खड़े थे। उनकी नंगी तलवारें चांदनी में चमक रही थीं। जोरावर सिंह, मुल्ला ने गहरी सांस ली। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आए। गाजर खिलाते खिलाते थक गए क्या? हंसी मजाक बंद करो। जोरावर ने गरज कर कहा, हमें पता है तुम खजाना ढूंढने आए हो। वो नक्शा हमारे हवाले करो और दफा हो जाओ, वरना आज तुम्हारे 70 बकरे अनाथ हो जाएंगे। मुल्ला ने स्थिति को भांपा। मुकाबला नामुमकिन था, वे निहत्थे थे। ठीक है भाई, मुल्ला ने शांति से कहा, खजाना तुम ले लो। वैसे भी मेरी उम्र अब दौलत संभालने की नहीं है, लेकिन एक चेतावनी है, वो खजाना शापित है। उसे सिर्फ वही छू सकता है जिसका दिल साफ हो। बकवास, जोरावर हंसा। दौलत की कोई जात नहीं होती और साफ दिल से उसका कोई वास्ता नहीं। हटो पीछे। जोरावर ने मुल्ला को धक्का दिया और खुद रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगा। उसके आदमी ऊपर पहरा देने लगे। मुल्ला और बेगम एक कोने में सिमट गए। नूरे चश्म बकरा जमींदार के आदमियों को घूर रहा था। कुएं के अंदर से जोरावर की आवाज आई, यहाँ एक सुरंग है, मुझे एक लोहे का संदूक दिख रहा है, बहुत भारी है। लालच ने जोरावर की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने बड़ी मुशक्कत से वो भारी संदूक रस्सी से बांधा। खींचो, उसने नीचे से चिल्लाया। उसके आदमियों ने संदूक ऊपर खींचा। एक पुराना गल लगा हुआ लोहे का संदूक बाहर आया। जोरावर भी हाफते हुए बाहर निकला। उसकी आंखों में पागलपन था। मिल गया, मिल गया, अब मैं बादशाह से भी ज्यादा अमीर हूं। उसने अपनी तलवार से संदूक का ताला तोड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुल्ला भी उत्सुकता से देख रहे थे, आखिर उस नक्शे में क्या था। जोरावर ने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर न तो सोना था, न हीरे, न मोती। संदूक के अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक बड़ा सा धूल भरा आईना, और उसके नीचे एक कागज का टुकड़ा। सन्नाटा छा गया। जोरावर ने संदूक को पलट दिया। उसे लगा शायद नीचे कुछ छिपा हो, लेकिन सिर्फ रेत गिरी। ये क्या भद्दा मजाक है? जोरावर चीखा। खजाना कहाँ है? मुल्ला, तूने जादू से खजाना गायब कर दिया। मुल्ला धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने उस कागज के टुकड़े को उठाया और पढ़ा। उस पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो तुम दुनिया में ढूंढते हो, बल्कि वो है जो तुम इस आईने में देखते हो। अगर तुम आईने में देखकर संतुष्ट हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, अगर नहीं तो पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हें गरीब ही रखेगी। मुल्ला मुस्कुराए। जमींदार साहब, ये सिकंदर महान का छोड़ा हुआ संदूक लगता है। उसने भी मरते वक्त यही कहा था, असली दौलत आत्मसंतोष है। ये आईना आपको आपकी असली शक्ल दिखाने के लिए है। जोरावर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे दर्शन शास्त्र नहीं, सोना चाहिए था। मुझे ज्ञान मत दे मुल्ला, तूने मेरा समय बर्बाद किया, अब तू मरेगा। जोरावर ने अपनी तलवार उठाई और मुल्ला की तरफ लपका। तभी एक चमत्कार हुआ, या यूं कहें कि एक टक्कर हुई।
नूरे चश्म जो अब तक शांत खड़ा था, उसने देखा कि मुल्ला की जान खतरे में है। उसने अपने पिछले पैरों पर जोर दिया, सिर झुकाया और एक तोप के गोले की रफ्तार से जोरावर की तरफ दौड़ा। ठीक उस वक्त जब जोरावर तलवार चलाने वाला था, बकरे ने पूरी ताकत से जोरावर की कमर के नीचे टक्कर मारी। आह! जोरावर का संतुलन बिगड़ा, वो लहराया और सीधे उस खुले हुए कुएं के अंदर जा गिरा। धड़ाम! कुआं सूखा था और ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन इतना गहरा जरूर था कि हड्डी पसली हिल जाए। जोरावर की चीखें कुएं से गूंजने लगीं। बचाओ, मेरी कमर टूट गई, बाहर निकालो मुझे। उसके लठैत घबरा गए। उन्होंने देखा कि बकरा अब उनकी तरफ सींग ताने खड़ा है और उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी आग है। उन्हें लगा ये कोई राक्षस है। वे अपनी तलवारें फेंककर वहां से भाग खड़े हुए। भागो, ये बकरा आदमखोर है। अब वहां सन्नाटा था, सिर्फ कुएं से जोरावर के कराहने की आवाज आ रही थी। मुल्ला ने कुएं में झांका। ठाकुर साहब, कैसा लग रहा है खजाना? क्या आईने में अपनी शक्ल देखी? मुल्ला, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मैं तुम्हें 100 और बकरे दूंगा, मेरा पूरा बाड़ा ले लो, जोरावर गिड़गिड़ाया। मुल्ला हंसे। नहीं ठाकुर, मुझे अब और बकरे नहीं चाहिए, 70 और 100 काफी हैं। और रही बात बाहर निकालने की, तो सुबह जब गांव वाले पानी भरने या इस खंडहर को देखने आएंगे तब निकल जाना। तब तक थोड़ा आत्मचिंतन करो, आईना तुम्हारे पास ही है। मुल्ला ने बेगम का हाथ थाम लिया। चलो बेगम, घर चलते हैं, आज रात का तमाशा खत्म हुआ। वापसी के रास्ते पर सूरज उगने लगा था। आसमान में सिंदूरी रंग फैल रहा था। मुल्ला, बेगम और नूरे चश्म शांति से चल रहे थे। मुल्ला, बेगम ने पूछा, तो क्या हमें सच में कुछ नहीं मिला? इतनी मेहनत बेकार गई? मुल्ला ने अपनी जेब से वो आईना निकाला जो उन्होंने चुपके से उठा लिया था। उन्होंने उसे सूरज की रोशनी में चमकाया। बेगम, बेकार कुछ नहीं जाता। आज हमें सबसे बड़ी चीज मिली है। हमें यह पता चला कि हमारे पास जो है वही सबसे बड़ा खजाना है। और देखो, उन्होंने बकरे की तरफ इशारा किया। हमें एक वफादार दोस्त मिला जिसने तलवार के सामने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। गांव पहुंचकर मुल्ला का जीवन बदल गया, लेकिन दौलत की वजह से नहीं। उस घटना के बाद जमींदार जोरावर सिंह की अकड़ हमेशा के लिए टूट गई। वो कुएं से निकलने के बाद इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने गांव वालों को परेशान करना छोड़ दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन अब सिर्फ एक मजाकिया इंसान नहीं थे। वे 70 बकरों वाले पीर के नाम से मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। एक दिन एक अमीर व्यापारी मुल्ला के पास आया। मुल्ला जी, उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन चैन नहीं है। मुझे वो खजाना चाहिए जो आपने रेगिस्तान में ढूंढा था। मुल्ला ने उसे वही पुराना जंग लगा आईना थमा दिया। ये लो, मुल्ला बोले, इसमें रोज सुबह देखो। जब तक तुम्हें इसमें दिखने वाले चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सुकून ना दिखे, तब तक समझो तुम गरीब हो। जिस दिन सुकून दिख जाए, समझ लेना तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। और जहां तक नूरे चश्म की बात है, वो बकरा मुल्ला के साथ ही रहा। लोग कहते थे कि वो बकरा कभी कभी मुल्ला के कान में भविष्य की बातें फुसफुसागा था, और जब भी मुल्ला कोई बेतुकी हरकत करते, वो बकरा सिर हिलाकर ऐसे देखता जैसे कह रहा हो, फिर शुरू हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन ऊंट बेचने और बकरे खरीदने जैसा ही है। कभी नुकसान होता है, कभी फायदा, लेकिन असली बाजीगर वो है जो खाली हाथ होकर भी बादशाहों से जीत जाए और मुसीबतों के पहाड़ को अपनी हंसी से धूल बना दे। दोस्तों, अगर आपको मुल्ला नसीरुद्दीन की ये अक्लमंदी, सस्पेंस और हंसी से भरी कहानी पसंद आई है, तो रुकिए मत। ऐसी ही और मजेदार, प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब रिबे करें। लाइक बटन दबाएं अगर मुल्ला की हाजिर जवाबी ने आपका दिल जीत लिया। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार लगा, बकरों का नक्शा खाना या जमींदार का कुएं में गिरना। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मुल्ला की अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके फोन में बजे। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाएं। याद रखिए, हंसना भी एक खजाना है। देखते रहिए कर्मा स्टोरीज।